अस्सलाम वालेकुम KSK नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है मोहब्बत ऐसा दरिया है। नावल के राइटर हैं निगहत अब्दुल्ला। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। अम्मा को गए हुए 2 घंटे हो गए थे और इसका डर के मारे बुरा हाल था। हालांकि पहले वो ऐसी डरपोक नहीं थी और अब शायद हालात ने उसे हद दर्जा बुज़दिल बना दिया था। हवा से ज़रा सा पत्ता भी हिलता तो वो खौफजदा होकर देखने लगती। अम्मा ने भी तो इतनी देर कर दी थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। कुछ बताया भी नहीं था और बाहर आवारा लड़के तो इसी इंतज़ार में रहते थे। जहाँ अम्मा घर से निकली वो चारदीवारी के आसपास मंडलाने लगते, ऊंची आवाज़ में फहश गाने और ऐसी ही बातें। और वो अंदर बैठी सचमुच अपने कानों पर हाथ रख लेती थी। अब उसकी समझ में नहीं आता था कि बीमार और लागर से अब्बा मियाँ जो चारपाई से उठ भी नहीं सकते थे, अम्मा उनकी दराजी उम्र के लिए इतनी दुआएं क्यों मांगा करती थीं। इतने कमज़ोर होकर भी वो कितना बड़ा सहारा थे कि कोई खौफ कोई डर नहीं था। और उनके रुखसत होते ही घर की दीवारें इतनी कमज़ोर हो गई थीं कि हरदम उनके गिरने का धड़का लगा रहता। सर पर छत न हो तो खाली दीवारें कहाँ तक पनाह दे सकती हैं। न तपती धूप का रुख मोड़ा जा सकता है, न बरसते मी का। अम्मा ने सारी ज़िंदगी हालात की चक्की में पिसते गुजारी थी, लेकिन उसने कभी इन्हें शौकी नहीं देखा, ना हालात से, ना मिजाजी खुदा से और ना खुदा से। पेट भर रोटी ना मिलती तब भी शुक्र किया करती थी। इन्हीं की ज़ुबानी से मालूम हुआ था कि अब्बा मियाँ रेलवे में मुलाजिम थे और ये क्वार्टर इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिला था और ये पता नहीं कब की बात थी, वरना उसने तो जब से होश संभाला था अब्बा मियाँ के हाथ में एक दवा की शीशी देखी थी जिसे लिए वो सरकारी अस्पताल के चक्कर लगाया करते। बीमारी ने इन्हें वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था और अम्मा सारा दिन मशीन पर झुके झुके दोरी हो गई थी। बहरहाल कुछ भी था, अम्मा इतनी परेशान कभी नहीं हुई थी जितनी अब नज़र आने लगी थी। और ये सारी परेशानी उसकी वजह से थी जिस पर जवानी ने अपनी तमाम तर हशर सामानियों समेत दर खोले थे। और अम्मा जो सचमुच बहुत बहादुर औरत थी, इस मकाम पर ख़ुद को इंतहाई बेबस महसूस करने लगी। अब्बा मियाँ के इंतकाल को अभी 3-4 महीने ही हुए थे और इस अरसे में अहले मोहल्ला ने इस तरह आंखें फेरी कि अम्मा खौफजदा हो गईं। हालांकि अब्बा मियाँ सदा के मरीज़, कभी किसी से इतना वास्ता ताल्लुक़ नहीं रखा, वही सबसे मिलती थी, फिर भी सारे लिहाज मिट गए। दुनिया जहाँ के निकम्मे आवारा लड़कों को मौका मिल गया, धड़ल्ले से इस घर के ऐन सामने बैठक बना ली। अम्मा ने एक एक घर जाकर उनकी माओं के सामने हाथ जोड़े, लेकिन सबका एक ही जवाब था, जवान लड़के हैं, हम इन्हें बांध कर तो नहीं बिठा सकते और ना सारा वक्त इनकी निगरानी कर सकते हैं। तुम ही अपनी लड़की को संभाल कर रखो। और वो कैसे संभाल कर रखती, कभी बिला ज़रूरत क्या ज़रूरतन भी उसे बाहर नहीं निकलने दिया था। और यह हकीकत है, किसी ने उसकी झलक भी नहीं देखी होगी, अलबत्ता अपनी माँ बहनों की ज़ुबानी चर्चे सुने होंगे कि वो ऐसी हसीन है। बहरहाल अब अम्मा की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे लेकर कहाँ जाएं। सारा दिन ऐसी ऐसी आवाज़ें आती कि माँ बेटी एक दूसरे से नज़रें चुराए फिरती। सचमुच उसका मर जाने को दिल चाहता था। किसी किसी वक्त तो वो बहुत संजीदगी से सोचने बैठ जाती कि उसे वाकई मर जाना चाहिए। उसकी वजह से अम्मा भी ज़्यादा परेशान हैं। वो नहीं होगी तो अम्मा आराम से रह लेंगी, लेकिन फिर अम्मा ही का ख्याल कि बेचारी कितनी अकेली हो जाएंगी। अभी भी पता नहीं कहाँ चली गई थी। इतनी देर तो वो कहीं नहीं रुकती थी। सिलाई के कपड़े देने और लेने जाती तो खड़े खड़े ही लौटती थी और अब तो 2 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। वो डर के मारे कमरे से बाहर भी नहीं निकल रही थी। हालांकि दिल चाह रहा था अम्मा के आने से पहले रोटी पकाकर रख दे, लेकिन बाहर तेज़ आवाज़ में टेप बज रहा था, साथ ही बेहंगम कहके थे, जिसकी वजह से वो किचन तक जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकी। अपना ही घर कितना बेअमा हो गया था। वो फूट फूट कर रोने लगी। कितनी देर गुजर गई, उसके आंसू आप ही आप थम गए। तब इसे अम्मा की तरफ से तशवीश होने लगी। 100 तरह के अंदेशे थे जिन्होंने उसे हुला कर रख दिया और वह शिद्दत से अम्मा की खैरियत से वापसी की दुआएं मांगने लगी। तभी दरवाजे पर मखसूस दस्तक सुनाई दी तो वो भागकर कमरे से निकल कर आई, लेकिन फिर रुक कर पहले अम्मा के होने का यकीन किया, फिर दरवाजे की कुंडी खोलकर एक तरफ हो गई और जैसे ही अम्मा ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया वो उनसे लिपट गई। कहाँ चली गई थी अम्मा, इतनी देर लगा दी। आंसू फिर झलक गए और अम्मा को उसकी परेशानी का अंदाज़ा था, फिर भी उसे खुद से अलग करते हुए बोली, रोने की क्या बात है, काम से गई थी, देर सवेर तो हो जाती है, चलो अंदर ज़रा मेरे लिए पानी लेती आओ। उसने रुककर अम्मा को देखा, बहुत मुज़हमिल सी अंदर जा रही थीं। उसने दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ़ की, फिर किचन से पानी लेकर कमरे में आई तो अम्मा उसके हाथ से ग्लास लेते हुए पूछने लगीं, कोई आया तो नहीं था। वो खामोश रही और अम्मा भी जवाब का इंतज़ार किए बगैर पानी पीने में लग गई। फिर खाली ग्लास उसे थमाकर लेट गईं तो उसने उनके आसपास नज़रें दौड़ाकर पूछा, क्या हुआ अम्मा, सिलाई के कपड़े नहीं मिले? मैं कपड़े लेने नहीं गई थी। फिर उसकी हैरत बजा थी, अपने लिए कोई और ठिकाना देखने गई थी। कितना दुख था उनके लहजे में। वो कितनी देर तक इन्हें देखे गई, फिर उलझ कर बोली, कहाँ जाएंगे अम्मा हम, अपना घर छोड़कर।
हमारे लिए सारी जगह एक सी हैं, हमें कहीं अमान नहीं मिलेगी। पता नहीं अल्लाह मियाँ ने हमारे साथ। ना ना मेरी बच्ची, अल्लाह से शिकवा नहीं करते। अम्मा ने फ़ौरन टोक दिया, फिर गहरी सांस खींचकर कहने लगी, जाओ तुम एक बक्स में कुछ ज़रूरी सामान रख दो, हम शाम से पहले यहाँ से निकल चलेंगे। क्या? वो फिर हैरान हुई। कहाँ जाएंगे? तुम सामान समेटो। अम्मा के कदरे सख्ती से टोकने पर वो उठ खड़ी हुई। फिर जाते जाते रुक कर पूछा, कौन सा सामान समेटूं? ये दोनों कमरे खाली करने हैं, इनका सामान स्टोर में बंद कर दो। मैं हजन बी से क्या आई हूँ, वो ये क्वार्टर किराए पर चढ़ा देंगी और बस एक बक्स में अपने और मेरे कपड़े रख लो। अम्मा कहते हुए खुद भी उठ गईं और उसके साथ चीज़ें उठाकर स्टोर में रखने लगीं। कोई इतना ज़्यादा सामान नहीं था, फिर भी छोटी मोटी चीज़ें समेटने में काफ़ी वक्त लगा और इस दौरान वो काफ़ी उलझती रही। अम्मा के अंदाज से जाहिर था कि वो कुछ बताना नहीं चाहती, इसलिए वो खुद ही कयास करती रही। लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, समझती भी कैसे। कभी किसी अजीज रिश्तेदार को घर में आते जाते नहीं देखा था। पहले अम्मा से बहुत पूछा करती थी और एक बार उन्होंने बताया था कि जब वो शादी होकर यहाँ आई थी तो घर में अब्बा मियाँ के अलावा उसकी दादी थी, जो साल बाद ही अल्लाह को प्यारी हो गई। और अब्बा मियाँ के एक बड़े भाई कहीं बाहर रहते थे, बड़े आदमी थे, गरीब भाई से मिलना पसंद नहीं करते थे। दादी के इंतकाल पर कुछ दिनों के लिए आए थे, तभी अम्मा ने इन्हें देखा था। इसके बाद जो गए तो दोबारा कभी शक्ल नहीं दिखाई थी। और ऐसे ताया जो उसके अब्बा मियाँ से नहीं मिलते थे, उनसे मिलने या इन्हें देखने की इसे कोई आरजू नहीं थी। फिर बारहा उसने अपने नानिहाल के बारे में पूछा था, तो जाने क्यों अम्मा खामोशी इख्तियार कर लेती या फिर फ़ौरन ही उसका ध्यान इधर उधर कर देती थीं। इस वक्त सोचते हुए अचानक उसे ख्याल आया कि शायद अम्मा को अपना कोई अजीज़ रिश्तेदार मिल गया है और वो फ़ौरन पूछे बगैर रह भी नहीं सकी, अम्मा क्या हम नाना की तरफ जा रहे हैं? कौन नाना? अम्मा ने बुरी तरह चौंक कर उसे देखा तो वो गड़बड़ा गई। वो मेरा मतलब है, आखिर आप बताती क्यों नहीं? वो उलझ कर रोने लगी तो अम्मा ने उसका हाथ पकड़कर पास बिठा लिया। फिर उसके आंसू पोंछ कर कहने लगी, क्या बताऊं, तुम्हारे अब्बा मियाँ के एक जानने वाले हैं, इन्हीं के पास गई थी। अपनी आप बीती सुनाई और वो कोई ऐसे खुदातर्स आदमी तो नहीं है, बस अल्लाह ने हमारी तरफ से कुछ रहम उनके दिल में डाल दिया। अपने घर में एक कमरा देने पर आमादा हो गए, बस वहीं चलकर रहेंगे। क्या वो अकेले रहते हैं? उसकी तसल्ली नहीं हुई बल्कि और सहम कर पूछा, अरे नहीं, बाल बच्चों वाले हैं, इतना बड़ा घर है उनका, एक कोने में हम पड़े रहेंगे, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। और देखो तुम ज़रा एहतियात से रहना। उनकी बेगम का मिजाज, खैर हमें किसी के मिजाज से क्या लेना देना, गालियाँ भी देंगी तो सुन लेंगे। क्यों अम्मा, गालियाँ क्यों सुनेंगे? बेटा वो गालियाँ कहीं बेहतर है इन लोफर लपाड़ों की बातों से। खैर तुम दिल छोटा नहीं करो, गालियाँ भी कोई ख्वामखा नहीं देता और हम इन्हें मौका ही नहीं देंगे। चलो अब तुम दरवाजे बंद करो, मैं रिक्शा लेकर आती हूँ, हजन भी को चाबी भी देती आऊँगी। अम्मा उठकर बुर्का ओढ़ने लगी। उसने खामोशी से इन्हें जाते हुए देखा, फिर आकर कमरों के दरवाजे बंद करने लगी। कुछ देर बाद जब बाहर रिक्शा रुकने की आवाज़ आई तो वो बक्स खींचकर दरवाजे के पास ले आई और बड़ी सी चादर को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटकर चेहरा भी छुपाने लगी। मान अम्मा पर नजर पड़ी, बड़ी हसरत से बंद दरवाजों को तक रही थी। फिर आप भरकर बोली, अल्लाह की मर्जी, जिस हाल में रखे चल बेटा। उसने पहले बक्स बाहर धकेला, जिसे अम्मा के कहने पर रिक्शे वाले ने उठाकर रिक्शे में रखा। फिर वो अम्मा के साथ बैठ गई। सामने बैठे लड़कों ने पहले हैरत से देखा, फिर भागे चले आए। बड़ी बी कहाँ जा रही हो? अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। रिक्शा वाले से कहने लगी, चलो बेटा जल्दी चलो, क्या ट्रेन छूट रही है और इसे कहाँ ले जा रही हो? मुख्तलिफ आवाज़ें थी जो अगर रिक्शे का शोर न होता तो जाने कहाँ तक ताकुब करती चली जाती। आ गई बुआ। इतने कुशादा और जदीद फर्नीचर से आरास्ता कमरे में वो अम्मा के साथ कुछ सहमी हुई सी खड़ी थी कि उस आवाज़ पर चौंक कर देखने लगी। उसका चेहरा अभी भी चादर में छुपा हुआ था। झरी में से देख रही थी। कीमती साड़ी में मलबूस बहुत मॉडर्न किस्म की खातून थी। वो मरूब हुई, लेकिन अम्मा को उनका बुआ कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, यूं जैसे नौकर को मुखातिब किया जाता है। और अम्मा के जवाब ने उसे मज़ीद दुख से हमकिनार किया। जी बेगम, ये तुम्हारी बेटी है? उसके चादर में लिपटे वजूद पर नज़र डालकर नखूद से पूछा। जी बेगम, इसे काम वाम भी आता है या? गरीब की लड़की को काम ही तो आता है। पर बेगम आपको इसे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझ में अभी इतना दम खम है कि। अच्छा जाओ चौकीदार से कहो तुम्हें क्वार्टर दिखा दे। अम्मा कमाल ज़ब्त का मुजाहरा कर रही थीं, जबकि वो क्वार्टर में आते ही रोने लगी। इसलिए नहीं कि तकदीर लिखने वाले ने यह दिन दिखाया था, बल्कि इसलिए कि उसके बंदों ने ज़िंदगी के रास्ते तंग कर दिए थे कि अपना घर छोड़कर अम्मा दूसरे की नौकरी करने पर मजबूर हुई। हाँ तुम रोने क्यों लगी? अम्मा सब समझ रही थी, फिर भी ताज्जुब का मुजाहरा किया। अम्मा अब आप दूसरों के बर्तन मांजेगी? वो इसी तरह रोते हुए बोली। दूसरों के कपड़े भी तो सीती थी। खैर ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तुम जी छोटा नहीं करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र करो कि उसने सर छुपाने को ठिकाना भी दे दिया है, वरना मेरी तो रातों की नींदें हराम हो गई थीं। अम्मा ने कज़न उसके रोने को ज़्यादा अहमियत नहीं दी
और बात करते हुए बक्स खोलकर इसमें से चादरें निकालने लगी। फिर इसकी तरफ बढ़ाकर बोली, लो ये चारपाई पर रख दो, रात में कुछ ठंड हो जाती है। उसने खामोशी से चादरें ले ली तो अम्मा ने बक्स बंद करके चारपाई के नीचे धकेल दिया। फिर उठते हुए बोली, तुम बैठो आराम से, मैं बेगम के पास जा रही हूँ, रात का खाना वगैरह पकाना होगा। अम्मा यहाँ कोई आएगा तो नहीं? नहीं, कोई नहीं आएगा, और तुम भी कोठी की तरफ मत आना, जब ज़रूरत होगी या जब मैं मुनासिब समझूंगी तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, समझ गई ना? उसने बस सर हिलाने पर इक्तफा किया और अम्मा के जाने के बाद कमरे से आगे घिरे छोटे से अहाते का जायजा लेने लगी, जिसके एक तरफ बाथरूम और दूसरी तरफ छोटा सा किचन बना हुआ था। गो कि अपना घर बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी इससे कहीं बेहतर था। यहाँ तो पहले मरहले पर ही घुटन का एहसास होने लगा था, और कुछ भी था अब तो जाने कब तक यहीं रहना था। फिर चंद दिन इसी चारदीवारी में वो एक तरह से महसूर रही। इसके बाद गालिबन अम्मा ने देख लिया कि कोठी में उसके लिए कोई खतरा नहीं, यानी बेगम की 4 औलादें थीं, सबसे बड़ा बेटा, इसके बाद लाइन से 3 लड़कियां थीं। सुबह नाश्ते के बाद ही साहब के साथ उनका बेटा भी ऑफिस चला जाता। बड़ी बेटी यूनिवर्सिटी और छोटी दोनों कॉलेज में पढ़ती थीं। यूँ दोपहर तक वो तीनों भी घर में नहीं होती थीं, इसलिए अम्मा ने उसे कोठी आने जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि वो बहुत निढाल सी नज़र आने लगी थी। और सबब अम्मा जानती थीं कि वो कभी इस तरह फरागत से बैठी नहीं थी। बहुत कम उम्री में ही उसने घर के सारे काम काज सीख लिए थे। अम्मा तो सारा दिन मशीन पर बैठी रहती, बाकी सारे काम वही करती थी, और इधर चंद दिनों की फरागत ने उसे मुरझा दिया था। तभी उस रोज़ अम्मा उसे अपने साथ ले आईं। अमेरिकन तर्ज का कुशादा किचन देखकर ही वो दंग रह गई। अम्मा, ये इतना बड़ा बावर्ची खाना है, यहाँ तो खाना पकाने में भी मज़ा आता होगा। वो एक एक शय छू कर देखने लगी। अच्छा सुनो, अम्मा ने उसे मुतवज्जा करते हुए उसका हाथ पकड़ा तो वो रुक कर देखने लगी। तब अम्मा आवाज़ दबाकर बोली, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ कि अकेले में तुम घबराती हो, लेकिन तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। किसी काम को दिल चाहे तो करना, वरना नहीं। और ये हरगिज़ मत समझना कि तुम इस घर की नौकर हो। मेरे ना समझने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी अम्मा, वो अफसुर्दगी से घिर कर बोली। मैं तुम्हें हकीकत ही बता रही हूँ कि तुम किसी से कम नहीं हो। वो चुपचाप अम्मा को देखे गई। तभी बेगम की ऊंची हील की टक टक सुनकर अम्मा उसका हाथ छोड़कर ज़रा पीछे हट गई, और वो कुछ खौफ सी होकर बेगम को देखने लगी, जिन्होंने पहले उस पर तवज्जो नहीं दी, और अम्मा से पूछने लगी, रहमत सौदा ले आया है? नहीं बेगम, अभी तो नहीं आया। अच्छा, फिर जब तक तुम ड्राइंग रूम की झाड़ पूंछ कर दो, और ज़रा जल्दी करना, साहब के कुछ मेहमान आने वाले हैं। बेगम ने अम्मा से कहते हुए उसे देखा तो उससे कहने लगी, बल्कि ऐसा करो तुम आ जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? जी उम्मे कलसूम। बेगम ने नाम सुनकर सर तपा उसे देखा, कहीं से भी मुलाजमा नजर नहीं आ रही थी। शक्ल सूरत के अलावा हुलिया भी ठीक ठाक था। सर झटक कर बोली, आओ मेरे साथ, और बुआ 12 बजे तक खाना तैयार कर लेना, साहब के मेहमान बाहर से आ रहे हैं। खाना अच्छा हो और मिर्चें ज़रा कम डालना। जी बेगम। अम्मा ने इन्हें जवाब देकर इसे आंखों से जाने का इशारा किया तो वह बेगम के पीछे ड्राइंग रूम में आ गई। उन्होंने खड़े खड़े इसे कुछ हिदायत दी और उजलत में दूसरे दरवाजे से निकल गई तो वो चमकती हुई चीज़ों को मज़ीद चमकाने लगी। हैरान भी हो रही थी कि कहीं हल्की सी गर्द का शायबा तक नहीं था। तब उसे अपना घर याद आया, जो सुबह शाम सफाई के बावजूद भी इस तरह नहीं चमकता था। फिर भी अपने घर का ख्याल आते ही उसकी पलकें नम हो गईं। धुंधलाई आंखों से टेबल की चमकीली सतह पर उसे अपना हौला धुंधला सा नजर आया, तो वो बजाय आंखें साफ करने के कारपेट पर घुटने टेक कर बैठी और दुपट्टे के पल्लू से टेबल साफ करने लगी। कुछ देर बाद फिर झुककर अपना आप देखना चाहा तो पलकों पर अटके कतरे झलक गए। तब घबरा कर पहले आंखें साफ की, फिर जल्दी जल्दी टेबल साफ कर रही थी कि दरवाजे पर आहट सुनकर खड़ी हो गई। उसका ख्याल था बेगम होंगी, लेकिन जैसे ही पलट कर देखा ठिठक गई। 3 पीस ब्राउन सूट में मलबूस उधेड़ उम्र के गालिबन साहब थे, जो एक सरसरी नज़र उस पर डालकर इधर उधर देखने लगे और किसी और को मौजूद ना पाकर दोबारा इसकी तरफ मुतवज्जा हुए तो शशोपंज में थे। गालिबन समझ नहीं पाए कि वो कौन है और उसे कैसे मुखातिब करें। फिर कुछ इस तरह बोल पाए, वो बेटा क्या नाम है तुम्हारा? उम्मे कलसूम। माशाल्लाह बहुत। इसी कदर कहा था कि बेगम की आमद पर उनसे पूछने लगे, भाई ये बच्ची कौन है? बुआ की लड़की है। हाँ कलसूम, तुमने सफाई कर ली है तो जाओ अपनी अम्मा का हाथ बटाओ। बेगम ने साथ ही उसे भी जाने का कह दिया तो वो छोटे छोटे कदम उठाती ड्राइंग रूम से निकल आई। अजीब सी उलझन थी। अम्मा ने बताया था कि ये अब्बा मियाँ के जानने वाले हैं और उसे भी यही लग रहा था जैसे पहले कहीं देखा है, लेकिन फौरन याद नहीं आ रहा था। जब भी अम्मा के पास आते ही पूछने लगी, अम्मा ये साहब क्या अब्बा मियाँ के दोस्त थे? प्यास काटते हुए अम्मा ने एक लहजा रुक कर उसे देखा, पर दोबारा छुरी चलाते हुए बोली, पता नहीं, आप ही ने तो बताया था कि अब्बा मियाँ के जानने वाले हैं। हाँ फिर? अम्मा ने कदरे तीखी नज़रों से देखा तो वो खामोश हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उलझ रही थी कि आखिर उसने ऐसी क्या बात कह दी है कि जो अम्मा बिगड़ने लगी। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए।
उसे तन्हा और फारिग बैठने से कोठी में कोई न कोई काम करते रहना ज़्यादा बेहतर लगता था, क्योंकि इस तरह कम अज़ कम वक्त गुजरने का पता तो चलता था। इब्तदाई दिनों में कुछ झिझक सी थी, लेकिन अब हर काम बड़े आराम से कर लेती। बेगम को कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। फ़राह, रुशना और रूबी के जाने के बाद उनके कमरे ठीक ठाक कर देती। फ़राह और रूबी के कमरे तो ठीक ही होते थे, अलबत्ता रुशना बहुत चीज़ें फैलाती थी जिन्हें समेटने में उसे काफ़ी वक्त लगता था। आखिर में बेगम के कमरे में जाती तो उनके मूड पर मुनहसर होता था। कभी कहती बेड की चादर वगैरह चेंज कर दो और कभी दरवाजे ही से लौटा देती। इस वक्त भी वो उनके कमरे में दाखिल हुई, लेकिन साहब को मौजूद देखकर इस खामोशी से वापस पलटने लगी कि उन्होंने पुकार लिया, आओ आओ, किसी काम से आई थी? सफाई करनी थी। सफाई? उन्होंने ताज्जुब से कहा। तुमसे किसने कहा सफाई करने को? मेरा मतलब है वो सफाई वाली मासी कहाँ गई? पता नहीं साहब, मैंने तो इसे नहीं देखा। उसने सादगी से कहा, तो जाने क्यों वो नजरें चुरा गए। अच्छा तुम जाओ, और सुनो, आइंदा तुम ये सफाई वगैरह के काम नहीं करना। और क्या करूं? वो बिला इरादा पूछ गई। कुछ नहीं, तुम कुछ मत किया करो। वो उलझ कर बोले तो वो भी उलझती हुई उनके कमरे से निकल आई और अम्मा के पास आकर बोली, साहब ने मुझे सफाई करने से मना कर दिया है। अच्छा, अम्मा हंसी, फिर उसके ताज्जुब से देखने पर कहने लगी, उनके मना करने से क्या होता है? खैर, जिस दिन वो घर पर हुआ करें तुम कोई काम नहीं किया करो। क्यों अम्मा? इन्हें नहीं जो अच्छा लगता? और आज छुट्टी का दिन तो नहीं है, फिर वो घर पर कैसे हैं? तबीयत ठीक है उनकी? अम्मा ने अचानक ख्याल आने पर पूछा तो वो ज़रा से कंधे झटक कर बोली, मुझे क्या पता। अच्छा तुम क्वार्टर में जाओ, मैं कर लूँगी सब। नहीं अम्मा, वहाँ मेरा दिल नहीं लगता। क्या? अम्मा चौंक कर उसे देखने लगी। कुछ उकताई हुई बेजार सी बैठी थी। इन्हें तशवीश होने लगी और उससे पहले कि टोकती वो उनके पास से उठकर चली गई। हमेशा की तरह सर्दी अचानक ही शुरू हुई थी। इतने दिनों से मौसम खुशगवार सा था और अम्मा कह भी रही थी कि घर से लिहाफ ले आएंगी, लेकिन उनका जाना नहीं हुआ था। और उस रात गालबन कोयटा में बर्फबारी के बायस सर्द हवाएं चलने लगी थीं। वो रात भर एक चादर में ठिठकती रही और अम्मा तो सुबह उठ ही नहीं सकी। सर्दी के साथ इन्हें तेज बुखार ने आ लिया था। उसने जल्दी से अपने किचन में आकर चाय बनाई, फिर इन्हें उठाते हुए बोली, आपने तो कमाल कर दिया अम्मा, पता भी नहीं था कि सर्दी एकदम शुरू हो जाती है, फिर भी लिहाफ नहीं लाई। आज ले आऊंगी। अम्मा अपने आप में सुकड़ते हुए बोली, आज कैसे लाएंगी? इतना तो बुखार हो रहा है आपको। ठीक हो जाऊंगी, जरा धूप निकल आए तो सर्दी भी उतर जाएगी। तुम जाकर उनका नाश्ता बना दो। मैं? वो बेख्तियार कह गई, क्योंकि अम्मा ही के कहने पर वो नाश्ते वगैरह के बाद ही उस तरफ जाती थी। फिर कुछ जुज़बुज़ होकर बोली, मैं नहीं जा रही अम्मा, बेगम खुद ही बना लेंगी। वो नहीं बनाएंगी, बल्कि तुम्हें बुलाने आ जाएंगी और बिगड़ेंगी अलग। मुझ में हिम्मत नहीं है, वरना मैं खुद। बस आप लेट जाएं आराम से। वो उनकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ी। फिर अपनी चारपाई से गद्दा खींचकर इन्हें उड़ाया और ख़ुद चादर ओढ़कर चली आई। उसने सोचा सबके डाइनिंग रूम में आने से पहले ही नाश्ता बनाकर टेबल पर रख दे, ताकि बार बार सबके सामने जाना ना पड़े। इसीलिए जल्दी जल्दी डबल रोटी का पैकेट खोल रही थी कि अकब से आवाज़ आई, बुआ आज अभी तक चाय। और बिला इरादा वो पलटी और बुआ की जगह उसे देखकर वो अपनी जगह ठिठक गया। फिर खज्जल सा होकर बोला, आई एम सॉरी, मैं समझा बुआ। बुआ कहाँ हैं? बीमार हैं। वो केतली उठाकर सिंह की तरफ बढ़ते हुए बोली, और आप? मेरा मतलब है आप। साहब की तरह वो भी उलझ गया कि उसे क्या समझे, और उसने पहले केतली चूल्हे पर रखकर चूल्हा जलाया। फिर बड़े आराम से बोली, मेरा नाम उम्मे कलसूम है और मैं बुआ की बेटी हूँ। आप? उसे जैसे यकीन नहीं आया, फिर फ़ौरन पूछने लगा, आप कहाँ से आई हैं? मेरा मतलब है कहाँ रहती हैं? यहीं क्वार्टर में। लेकिन मैंने तो इससे पहले आपको नहीं देखा। मैंने भी इससे पहले आपको नहीं देखा साहब, हालांकि आप यहीं रहते हैं। उसकी बात पर वो बेसाख्ता हंसा। तभी उसके अकब से बेगम की आवाज़ आई, क्या हुआ सैफ? वो गड़बड़ा कर पीछे हटा। वो मामा चाय। हाँ, ये अभी तक चाय क्यों नहीं बनी? बेगम कहती हुई किचन के अंदर आई और उसे देखकर पूछने लगी, आज तुम नाश्ता बना रही हो? जी बेगम, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तो जल्दी करो, साहब लोगों को ऑफिस जाना है। बेगम तनबीह करते हुए वहीं टेबल पर बैठ गई तो वो जो दरवाजे में खड़ा था खामोशी से चला गया। वो कप में चाय बनाकर पलटी और उसे मौजूद ना पाकर कप बेगम के सामने रख दिया। इसके बाद नाश्ता बनाने में लग गई। फिर जितना वो जल्दी करना चाह रही थी इतनी ही देर हो रही थी और सबकी मौजूदगी में बार बार उसे कुछ न कुछ लेकर डाइनिंग रूम में जाना पड़ा। गो कि किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। फिर भी वो परेशान हो गई, क्योंकि बार बार ख्याल आ रहा था, मैं किसी की नौकर तो नहीं हूँ जो एक एक चीज़ उठाकर दे रही हूँ। नौकर ही तो हूँ। जब नाश्ते से फारिग होकर बैठी तो आज़रदगी में घिरकर सोचा, मैं सौदा लेने जा रहा हूँ बेटा, तुम्हारी अम्मा की दवा लानी है। रहमत बाबा हाथ में थैला लिए पूछ रहे थे। उसने चौंक कर देखा। हाँ बाबा, अम्मा की दवा लानी है, ठहरे मैं पैसे लेकर आती हूँ। वो भागकर अम्मा से पैसे ले आई और इधर उधर से तलाश करके एक शीशी भी इन्हें थमा दी। फिर किचन की सफाई में लग गई।
यहाँ से फारिग होकर कमरों का रुख किया। जब रुशना के कमरे में आई तो उसे कंबल में लिपटे देकर पूछने लगी, क्या आपको भी बुखार हो गया है और किसे है? रुशना ने मैगजीन पर से नजरें हटाकर उसे देखा। अम्मा को। रात इतनी सर्दी में खाली चादर में पड़ी रही, बुखार तो होना ही था। क्यों, क्या तुम्हारे पास लिहाफ वगैरह नहीं है? हैं, आज अम्मा ले आएंगी। कहाँ से? रुशना यूं ही बात करने की गर्ज से पूछ रही थी और मान इसे ख्याल आया अम्मा ने अपने बारे में कुछ भी बताने से मना किया था। फौरन बात बनाते हुए बोली, इससे पहले जहाँ हम रहते थे काफ़ी चीज़ें वहीं रह गईं। अम्मा ने कहा था आहिस्ता आहिस्ता ले आएंगी, लिहाफ भी वही हैं। अच्छा सुनो, तुमने कुछ पढ़ा भी है? रुशना कमर के पीछे तकिया सीधा करके बैठते हुए पूछने लगी तो वो नज़रें चुरा कर बोली, बस पढ़ लेती हूँ। क्या पढ़ लेती हो? यही अखबार और रसाइल वगैरह। अखबार और रसाइल? रुशना ने दोहराते हुए बगौर इसे देखा। फिर बराह रास्त पूछा, कहाँ तक पढ़ा है? बस रुशना बीबी, ज़्यादा नहीं पढ़ सकी। हालांकि अब्बा मियाँ चाहते थे मैं BA MA करूँ, लेकिन वो अनजाने में फिर सच बोलने लगी। अब्बा मियाँ की ज़िंदगी ने वफा नहीं की, वरना मैं ज़रूर पढ़ती। फिर भी कितना पढ़ा है? रुशना का तजस्सुस फितरी था। मैट्रिक किया है। वाह, रुशना ने बेख्तियार सराहा। फिर कहने लगी, वैसे मुझे पहले ही शुबा था, क्योंकि रोज़ाना मेरे कमरे की सफाई करते हुए जिस तरह तुम मेरी किताबों को तरतीब से रखती हो, उससे मैं समझ गई थी कि तुम्हें किताबों की समझ बूझ है। लेकिन रुशना बीबी, आप किसी को बताइएगा नहीं। वो कुछ परेशान होकर बोली, क्यों, ये कोई मायूब बात तो नहीं है, बल्कि मैं कॉलेज में एडमिशन लूँ, प्राइवेट कर सकती हो। रुशना ने खलूस से मशवरा दिया, लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाकर तासुफ से बोली, क्या करूँगी बीबी पढ़कर? बहुत कुछ कर सकती हो। पहली बात, पढ़ी लिखी शहरी कहलाओगी, फिर अच्छी जॉब कर लेना, इसके बाद तुम्हारे लिए रिश्तों की लाइन लग जाएगी। क्योंकि शक्ल वैसे ही इतनी प्यारी है। वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप देखती रही। तो रुशना ने हंसकर पूछा, क्या मैं गलत कह रही हूँ? वह नफ़ी में सर हिलाकर उठ खड़ी हुई और इसकी इधर उधर बिखरी चीज़ें समेटने लगी। जिस ख्वाहिश को दबाकर वो इत्मीनान से हो गई थी, उसे रुशना ने हवा देकर एक बार फिर उसे मुस्तरब कर दिया था। रात में कितनी देर तक वो करवटें बदलती रही। रुशना की बातों ने उसे बेचैन कर दिया था। बार बार सर झटक कर ध्यान इधर उधर करने की कोशिश करती, लेकिन कुछ देर बाद जहन फिर इधर ही उलझ जाता। बिला आखिर उठकर बैठ गई। अम्मा को देखा बेखबर सो रही थी और उससे इतना सब्र नहीं हुआ कि सुबह का इंतजार कर लेती। इसी वक्त इन्हें उठा दिया। क्या हो गया, खैरियत तो है? अम्मा परेशान हो गई। सब ठीक है अम्मा, बस मुझे नींद नहीं आ रही। वो आजीजी से बोली, आओ मेरे पास बैठो। अम्मा ने किनारे खिसक कर इसके लिए जगह बनाई तो वो उनके साथ लिपट गई। बुखार के बायस उनका जिस्म अभी भी बहुत गर्म हो रहा था। वो तशवीश से बोली, अम्मा आपको तो अभी भी इतना बुखार है, दवा ली थी आपने? हाँ, सुबह आप रहमत बाबा के साथ चली जाइएगा डॉक्टर के पास, पता नहीं कैसी दवा दी है उसने। अच्छा बस अब तुम चुपचाप सो जाओ। अम्मा खुद नींद में थी, इसलिए उसका बातें करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो खामोश हो गई, लेकिन जैसे ही अम्मा नींद में जाने लगी इन्हें हिलाकर बोली, अम्मा पहले मेरी बात तो सुन लें। अब क्या बात है? अम्मा की झुंझलाहट के बावजूद वो अपनी बात कहे बगैर नहीं रह सकी और फिर किसी तमीद के बगैर बोली, अम्मा मैं फिर से पढ़ना शुरू कर दूं, BA MA कर सकती हूँ। कोई ऐसी बात तो नहीं की थी उसने। लेकिन अम्मा की नींद उड़ गई। पूरी आंखें खोलकर उसे देखा और वह अपनी धुन में बोले गई, अच्छा है ना अम्मा, पढ़ लूंगी तो किसी अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी। मुझे इस तरह दूसरों के घर में नौकरों की तरह रहना अच्छा नहीं लगता, बताए ना अम्मा। और अम्मा गहरी सांस खींचकर बोली, नहीं बेटा, कोई फ़ायदा नहीं, तुम कितना भी पढ़ लो, रहना हमें यही है। अब तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, यहाँ कम अज़ कम इज़्ज़त तो महफूज है, वरना मुझे अपना घर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी। फिर समझाते हुए कहने लगी, तुमने देखा नहीं अकेली औरतों के साथ लोग कैसा सलूक करते हैं। हालांकि हम न किसी का खाते थे न किसी से मांगते थे, फिर भी लोगों को ना मेरी बेवगी का ख्याल था ना तुम्हारी यतीमी का। उल्टा हम पर ज़िंदगी तंग कर दी। सब लोग तो वैसे नहीं होते अम्मा, सब एक से होते हैं बेटा। वो ज़रा जाहिल और कम पढ़े लिखे लोग थे, इन्हें अपनी इज्जतों का भी पास नहीं था, जबकि पढ़े लिखे लोग खुद पर आँच नहीं आने देते। खैर तुम क्यों फिक्र करती हो, तुम्हें कौन सा ज़्यादा दिन यहाँ रहना है? क्या मतलब? वो बिल्कुल नहीं समझी और अम्मा उसकी पेशानी पर आए बाल हटाते हुए बोली, मैंने साहब से कहा है कोई अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी कर दें, तुम अपने घर की हो जाओगी, तब मुझे कोई फिक्र नहीं रहेगी। अम्मा वो इस कदर कह सकी। अभी ऐसी ही उम्र में थी जहाँ शादी के नाम पर होंठ थरक कर रह जाते हैं। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। रोशना अब भी जब मौका मिलता उसे पढ़ने पर उकसाती, लेकिन उसे अम्मा की बातों में ज़्यादा सदाकत नज़र आई थी। शायद इसलिए कि जिन तल्ख हक़ाइक़ की अम्मा ने निशानदही की थी उनसे वो गुजर भी चुकी थी और आगे भी उसे यही सब नज़र आता था, इसलिए रोशना की बातें बस सुन लेती थी। इन्हीं दिनों अचानक फ़रा की शादी तय हो गई तो बेगम ने अम्मा को कितने बहुत सारे कामों में उलझा दिया। गालिबन इन 2-3 महीनों में इन्हें अंदाज़ा हो गया था
कि किसी मजबूरी के तहत ही वो घर की नौकरी करने पर मजबूर हुई हैं, वरना घरेलू मामलात में समझबूझ, नशिस्त व बर्खास्त में सलीका और रख रखाव इन्हें कुछ और ही जाहिर करता था। इसलिए बेगम उन पर काफ़ी एतमाद भी करने लगी थी। फ़र्क जहेज़ की हर चीज़ में उनसे मशवरा लेती और अम्मा भी यूँ मसरूफ़ थी जैसे अपने घर की शादी हो, जबकि किचन का सारा काम उसके सर आ पड़ा था। फिर कमरों की झाड़ पूंछ भी करनी होती थी। वक्त बे वक्त मेहमानों की आमद पर चाय पानी का इंतज़ाम अलग, वो वाकई घनचक्कर बनी हुई थी। उस वक्त अभी दोपहर के खाने के बर्तन धोकर फारिग हुई थी कि बेगम ने सैफ का कमरा साफ़ करने का हुक्म सादर कर दिया, जिससे वो भुखला गई, क्योंकि सैफ का कमरा ऊपर था और वो कभी ऊपर नहीं गई थी, ना ही कभी अम्मा ने उससे कहा था। खुद ही दिन में किसी वक्त जाकर उसका कमरा ठीक कर आती थी। इस वक्त अम्मा पता नहीं कहाँ थी और बेगम ने बराह रास्त उससे कह दिया तो वो इनकार नहीं कर सकी, लेकिन ऊपर जाते हुए डर भी रही थी। हालांकि सैफ इस वक्त घर पर नहीं होता था, फिर भी उसके कमरे में दाखिल होते ही पहले उसने आंखें फाड़ कर चारों तरफ देखा, फिर कदरे मुतमईन होकर कमरे का जायज़ा लिया। बिल्कुल रुशना के कमरे की तरह हर शय बिखरी हुई थी। उसने धीरे धीरे सब समेटना शुरू किया। मैले कपड़े वॉशरूम में लटकाए, सोफे पर तौलिया जैसे सूखने के लिए रखा गया था उसे स्टैंड पर डाला। बेड पर 2-3 फाइलें खुली रखी थीं और खिड़की से आती हवा से सफ़े एहतजाज करते लग रहे थे। एश ट्रे राइटिंग टेबल पर राख उड़ा रही थी। वार्डरोब खुली हुई थी। वो पहले ही किचन में 3 घंटे खड़ी होने के बायस थकी हुई थी, इसलिए इतना फैलावा और गर्द देकर झुंझला गई, लेकिन काम तो करना ही था। बस अपने आप बड़बड़ाती रही। आध घंटे में कमरा साफ हो गया तो वो फौरन नीचे जाने के बजाय वहीं टेबल के पास नीचे घुटने टेक कर बैठ गई, महज कुछ देर सस्ताने की गर्ज से, क्योंकि जानती थी कि नीचे कोई और काम मुंतज़िर होगा। ये ख्याल भी था कि कहीं कोई आ न जाए, इसलिए ख़ुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करने की खातिर गुलदस्ते में से सारे कागजी फूल निकाल कर एक एक करके और बहुत आराम आराम से दोबारा सजाने लगी। जब आसपास कोई ना हो और जहन पर किसी सोच का पैरा भी ना हो तो आप ही आप कोई गीत होंठों पर मचल जाता है। रात फरा की सहेलियां ढोलक पर जो गीत गा रही थीं वही गुनगुनाने लगी। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, मैं जो होती राजा काली बदरिया, बरस रहती राजा तोरे बंगले पर। बड़ी मंगन सी थी, जैसे उसे और कोई काम ही नहीं। बहुत सोच सोचकर एक फूल उठाती, कुछ देर इसे उंगलियों में दबाती, फिर गुलदस्ते में सजा देती। पता भी नहीं चला कब अंदर आते हुए उसे देखकर वो दरवाजे ही में रुक गया। पुरफुसूल लम्हात इस पर इसकी गुनगुनाहट ने कयामत ढा दी। मैं जो होती राजा तोरी दुल्हनिया, मटक रहती राजा तोरे बंगले पर। वो इसके गुलाबी तरशीदा होंठों को देखे गया, जिन पर जाने या अनजाने में एक ख्वाहिश मचल रही थी, और एक पल में उसके तस्वर की दुनिया आबाद हो गई। यहाँ वहाँ हर तरफ वो थी। बहुत बेख्तियार होकर बस एक कदम उसकी तरफ बढ़ा सका कि हैसियतों की दीवार सामने आ गई। ख्वाह कितनी हसीन सही थी तो एक मुलाजमा। इस ख्याल के साथ ही ज़रा सा खांसा तो वो घबरा कर खड़ी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लहजे को सख्त बनाने की कोशिश में नाकाम होकर वो नज़रें चुरा गया। सफाई करने आई थी। कर ली जी, तो जाओ यहाँ से, और सुनो आइंदा तुम। वो बात अधूरी छोड़कर अलमारी की तरफ बढ़ गया तो वो मुंतज़िर खड़ी रही। जब वो कपड़े निकाल कर पलटा तो उसे देखकर ताजुब से बोला, तुम अभी तक गई नहीं? आप कुछ कह रहे थे। इसने याद दिलाना चाहा, लेकिन वो फ़ौरन बोल पड़ा, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है और बस। अच्छा। लापरवाही से ज़रा से कंधे उचकाती वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई और वो उसकी पुश्त पर लहराती नागिन पर से फ़ौरन नज़रें नहीं हटा सका था। रात को वो अम्मा से उलझने लगी कि बेगम को 2-4 नौकर और रख लेने चाहिए। इतना सारा काम इन दोनों के सर पर डाल दिया है। बेटा शादी का घर है, काम तो बढ़ ही जाता है। फिर कुछ दिनों की बात है। अम्मा ने रसान से समझाना चाहा, लेकिन वो उसी तरह मुँह फुलाकर बोली, कुछ दिनों की बात है, बहुत दिनों की, मुझसे नहीं होता। बुरी बात ऐसे नहीं कहते। और क्या तुम अपने घर में सारा काम नहीं करती थी? अपने घर की बात और होती है अम्मा, इसे भी अपना घर समझो। इस घर ने हमें पनाह दी है। फिर फ़ौरन बात बदलते हुए कहने लगी, खैर छोड़ो, वो गठरी उठा लाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ। कहाँ से? वो गठरी उठाकर जल्दी जल्दी खोलने लगी, लेकिन फिर कदरे शोख रंगों के सिल्कन कपड़े देखकर हैरत से बोली, ये मैं पहनूंगी? हाँ, फरा की शादी में पहनना। आप भी कमाल करती हैं अम्मा, भला हम नौकर लोग, तुम नौकर नहीं हो। अम्मा ने फ़ौरन कुछ इस अंदाज में टोका कि वो मज़ीद हैरान होकर देखने लगी। तब अम्मा उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर बोली, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम किसी से कम नहीं हो? बस करें अम्मा, आप माँ हैं ना, और हर माँ को अपनी औलाद सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। वो बेदिली से कपड़ों को दोबारा गठरी में बांधने लगी। तभी दरवाजे पर से रहमत बाबा पुकार कर बोले,
बुआ कलसूम को भेज दो, रुशना बीबी बुला रही हैं। उसने रहमत बाबा की पूरी बात सुनकर अम्मा को देखा तो वो बड़े आराम से बोली, जाओ रुशना बुला रही है। अम्मा इतनी रात हो गई है तो क्या हुआ, अभी सब जाग रहे हैं, देखो ढोलक की आवाज़ भी आ रही है। अम्मा ने इसका उज़र नहीं माना और वो रूठी हुई सी गठरी फेंक कर चली आई। पहले रुशना के कमरे में झांक कर देखा, वो वहाँ नहीं थी। फिर हाल की तरफ आ रही थी कि बरामदे में साहब ने रोक लिया। तुम्हारी अम्मा कहाँ हैं? अपने क्वार्टर में। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? उन्होंने जैसे बात करने के गर्ज से पूछ लिया। जी। अच्छा अच्छा, तुम इधर लड़कियों के पास चली जाओ, सब तुम्हारे साथ की लड़कियां हैं। वो कहते हुए आगे बढ़े, लेकिन फिर एकदम कदम रोक कर बोले, सुनो बेटा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? जी। उसने कुछ चौंका हैरान होकर देखा तो पलटकर अपने कमरे में चले गए और वो उलझते हुए हाल कमरे में आ गई। मतलाशी नज़रों से इधर उधर देख रही थी कि रुशना ने पुकार लिया, कलसूम यहाँ आओ। उसे चक्कर काट कर रुशना तक आना पड़ा। इसी अवस्था में सब लड़कियां उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई थीं। एक ने पूछ लिया, कौन है? ये कलसूम है। रुशना ने उसके तारुफ में इसी कदर कहा और उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। सॉरी रुशना, अगर ये कोई मशहूर शख्सियत है जिसका नाम ही काफ़ी है तब भी हम नहीं समझे, मुकम्मल तारुफ करवाओ। एक लड़की ने उसके सादा व मासूम चेहरे को दिलचस्पी से देखते हुए कहा तो रुशना से पहले रूबी बोल पड़ी, यह हमारी मुलाजमा है। क्या? सब एक साथ चीखीं। मजाक नहीं करो, पूछ लो इससे। वाकई? सब ने उससे तस्दीक चाही और वह बड़े आराम से बोली, रूबी ठीक कह रही हैं, मैं नौकर हूँ, बको मत। रुशना ने इसे डांट दिया। फिर सबसे कहने लगी, पागल हो तुम सब, रूबी की बात का यकीन कर लिया। और रूबी, ये क्या बदतमीजी है? लीजिए। अच्छा बस, आओ कलसूम तुम ढोलक बजाओ, हम सब गाएंगे। रुशना ने ढोलक खींचकर इसके सामने रख दी। फिर मेहंदी, बारात, वलीमा, हर फंक्शन में अम्मा ने उसे डांट डपट कर वही कपड़े पहनने पर मजबूर किया जो वो उसके लिए लाई थीं। और वो तो आम से कपड़ों में भी गजब ढाती थी। जरा सी सर धज ने उसे सबकी निगाहों का मरकज बना दिया था और वो इतनी बेखबर नहीं थी, लेकिन अपनी औकात ने उसे किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होने दिया। फिर कुछ बेगम की तीखी नजरें थीं जो वो अम्मा की ख्वाहिश के बावजूद खुद को सबके बराबर नहीं के बावजूद रुशना ने उसके बाल खोल दिए और अपने साथ लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ी तो बेगम ने रोककर इससे पूछा, तुम भी जा रही हो? वो सटपटा गई, फौरन कोई जवाब भी नहीं दे सकी, जबकि रुशना अपनी धुन में आगे निकल गई थी। तब साहब ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। हाँ हाँ, ये क्यों नहीं जाएगी, जाओ देखो रुशना बुला रही है। इसने पलट कर देखा, वाकई रुशना इशारे से बुला रही थी। वो तेज़ कदमों से उसके पास आ गई, बहुत नर्वस हो गई थी। मजीद व्यू मिरर से झांकती मुश्ताक नज़रों ने परेशान कर दिया। दिल चाहा किसी बहाने फ़ौरन उतर जाए, लेकिन रुशना ने बैठते ही कह दिया, बहुत देर हो गई है साहब भाई, बस अब जल्दी चलें। और वो ओल्ड कपल? उसका इशारा माँ बाप की तरफ था। रुशना हंसकर बोली, वो अपनी गाड़ी में आ रहे हैं। इसने झटके से गाड़ी बढ़ा दी और हकीकतन वो इसे कोई अहमियत नहीं देना चाहता था, लेकिन अगर हर बात इख्तियार में हो जाए तो फिर बेख्तियारी किसे कहें। वो तो उस रोज़ से ख़ुद को समझा रहा था जब अपने कमरे में उसे गुनगुनाते सुना था। हालांकि उसकी आवाज़ में कोई जादू नहीं था, लेकिन वो गिरफ्त में आ गया था कि उस रोज़ से अब तक उसकी समातों में बस इसकी आवाज़ थी। मैं जो होती राजा तोरी दुल्हनिया, मटक रहती राजा तोरे बंगले पर। और जहाँ वो तन्हा होता, जाने वो कौन से रूप धार कर सामने आती थी। कितनी देर तक वो अतराफ से बेगाना हो जाता और जब सर झटकता तो अपने आप से नादिम, क्या वो ऐसा ही गया गुजरा है कि एक मुलाजमा को सोचने लगा है? और अगर किसी ने उसके ख्याल तक रसाई हासिल कर ली तो उसे कितना हर्ट किया जाएगा। मम्मा तो किसी सूरत नहीं बख्शेंगी। सैफुर रहमान, तुम ऊंचे बंगले में रहने वाले, वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड हो, सोसाइटी में तुम्हारा मकाम है, और तुमने अपने मकाम से इतना नीचे गिरने का तसव्वुर कैसे किया? उसे मम्मा फंकारती हुई महसूस हुई और सचमुच वो अपने मकाम से नीचे आना नहीं चाहता था, शायद इसलिए कि वो अंदर से कमज़ोर और बुज़दिल था, खुद से एतराफ़ करते हुए डरता था। ज़माने का सामना करना तो और मुश्किल था, और इन सारी बातों के बावजूद वो खुद पर इख्तियार खो चुका था। वलीमे से वापसी पर गाड़ी से उतरते ही वो अपने खुले बालों को समेट कर जल्दी जल्दी चोटी गूंदने लगी और चाहती थी कि फ़ौरन अपने क्वार्टर का रुख करे कि रूबी ने चाय का कह दिया, कलसूम चाय बना देना और ज़रा जल्दी। उसने बहुत खामोशी से रूबी का हुक्म सुना, फिर रुशना से पूछा, आप भी पियेंगी? नहीं, वो मना करते हुए आगे बढ़ गई और करीब से गुजरते हुए वो कह गया, मैं ज़रूर पीऊँगा। वो किचन में आकर चाय बनाने लगी, फिर पहले रूबी का कप लेकर उसके कमरे की तरफ जा रही थी कि साहब और बेगम, जो गालबन उसी वक्त आ रहे थे, उसके हाथ में कप देखकर उन्होंने भी फरमाइश कर डाली। वो अंदर ही अंदर झुंझलाते हुए रूबी को चाय देकर दोबारा किचन में आ गई। टी पॉट का जायज़ा लिया, उसमें मज़ीद एक कप चाय थी। उसने जल्दी से ट्रे में कप रख कर चाय डाली और जो सैफ के लिए बना चुकी थी वो भी ट्रे में रखकर बेगम के कमरे में दे आई। फिर आकर नए सिरे से पानी रखा और इसके खोलने का इंतज़ार करने लगी। ऐसे ही मौके पर उसे शिद्दत से अपना घर याद आता था, और घर छोटा सा ही लेकिन अपनी हुक्मरानी तो थी
किसी काम में कोई ज़बरदस्ती नहीं, और यहाँ दिल ना चाह रहा हो या थकन से बदन चूर हो तब भी करना है। बहरहाल वो उसके लिए चाय लेकर ऊपर आई तो उसके अंदाज में उजलत के साथ कदरे बेजारी भी थी। वो सोफे पर बैठा बज़ाहिर मैगजीन देखने में मसरूफ़ था। उसने जैसे ही झुककर चाय का कप उसके सामने टेबल पर रखा, वो उसके फर्श पर झूलते आंचल को अपने जूते तले दबा गया और वो सीधी हुई तो सिल्की कपड़ों पर आंचल फिसलता चला गया। वो फ़ौरन थाम कर बोली, साहब मेरा दुपट्टा छोड़ें। वो महज उसे देखने की खातिर बिल्कुल अनसुनी करके बराह रास्त उसे देखने लगा। क्या कहा? मेरा दुपट्टा। इसने जल्दी से उसके पाँव की तरफ इशारा किया। ओह सॉरी। उसने अपना जूता ज़रा सा ऊंचा किया तो वो फ़ौरन अपना आंचल खींचकर पीछे हट गई और जाने लगी कि वो पुकार कर बोला, सुनो, वो ऐसा है कि तुम मुझे साहब नहीं कहा करो। फिर वो सादगी से देखने लगी तो कदरे रुक कर बोला, राजा कह लिया करो। राजा वो नासमझी के आलम में थी और वो आप ही आप महजूज होकर मुस्कुराया। फिर चाय का कप उठाकर होंठों से लगा लिया तो वो जल्दी से उसके कमरे से निकल आई। कि अभी वो ऐसी ही उम्र में थी जब बचपन में सुनी हुई कहानियों के शहजादे अचानक ख्वाबों की सरजमीन पर दौड़ाने लगते हैं। लेकिन एक तो हालात ने उसे अंदर से सहमा कर रख दिया था, दूसरे अब अपनी कमाईगी का एहसास था जो वो कसदन उन राहों से नजरें चुरा रही थी जिन पर सैफुर रहमान बहुत चुपके से उसके लिए कोई ख्वाब रख छोड़ता था। वो डरती थी कि कहीं गलती से भी उसने कोई ख्वाब आंखों में सजा लिया तो फिर उसके और अम्मा के लिए ये ठिकाना भी नहीं रहेगा। और डरता तो वो भी था, लेकिन बहरहाल मर्द था और इसे बहुत से चोर रास्तों की खबर थी, इसीलिए पहले इशारे कनाए से उसे मुतवज्जा करने की कोशिश करता रहा। जब किसी तरह वो मुतवज्जा नहीं हुई तब उस रोज़ पहले ही मकाम पर इसकी कलाई थाम गया। तुम समझती क्या हो अपने आप को? जी वो हैरान कम परेशान ज़्यादा थी। मत अनजान बनो, मेरे दिल की दुनिया तय हो वाला करके इतने इत्मीनान से कैसे हो तुम? पता नहीं क्या कह रहे हैं आप। वो रो देने को हो गई। बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा, ना कोई खेल खेल रहा हूँ। मोहब्बत करता हूँ तुमसे। एतराफ़ भी कर रहा था तो इंतहाई गुस्से के आलम में, और वो हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। बस करें साहब, बेगम को पता चल गया तो खड़े खड़े निकाल देंगी, और अगर वो ये कह देता कि सारी दुनिया को पता चल जाए परवाह नहीं, तो शायद उसके रवानी से बहते अश्क थम जाते। लेकिन वो खामोश होकर रह गया, जैसे खुद भी उस बात से खाइफ हो। फिर कहने लगा, मुझे खुद एहसास है मामा को मालूम हो गया तो खैर छोड़ो इस बात को और देखो रोना बंद करो, मुझे अजीब सा लग रहा है। और वो दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ करने लगी। बेगम की हील की टक टक सुनाई दी, शायद इसी तरफ आ रही थी, और वो जल्दी से बोला, अब नहीं रोना, समझी। इसके साथ ही किचन के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। उसने हैरान होकर देखा, फिर बेगम की नज़रों से बचने के लिए बर्तन धोने में लग गई। और फिर बेआबो गया, जिंदगी में अगर हर कदम फूल खिलने लगे थे तो वो कहाँ तक उनसे नजरें चुराती। गो के उसने कभी महलों के ख्वाब नहीं देखे थे, और ये तो किस्मत की बात थी कि महलों का राजा खुद चलकर आया था। हजार खाइफ सही, फिर भी मोहब्बतों का एतराफ़ पूरी सच्चाइयों के साथ करता था। ये सही है कलसूम कि मैं सबके सामने तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकता, लेकिन यकीन रखना कि मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। वो बहुत नादान नहीं थी, फिर भी नहीं समझ पाई। इसमें ना समझने की क्या बात है, तुम जानती हो मामा, बल्कि मेरे घर में कोई भी ये पसंद नहीं करेगा कि मैं तुम्हें। वो कसदन खामोश हो गया तो कुछ देर इंतज़ार के बाद वो कहने लगी, मैं जानती हूँ साहब, मेरा आपका कोई जोड़ नहीं, और जब आपको भी मालूम था तो फिर मुझे ख्वाब क्यों दिखाए? ख्वाब दिखाए हैं तो ताबीर भी दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें इंतज़ार करना होगा। मैं तो इंतज़ार में उम्र बिता सकती हूँ साहब। कितनी बार मना किया है, साहब नहीं कहा करो। इसने टोकने के साथ कदरे शोखी से कहा, क्या कहोगी राजा? वो धीरे से मुस्कुराई और उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाकर भागती हुई नीचे आई तो सामने से आती रुशना से टकरा गई। अरे रे, ये इतनी बदहवास क्यों हो रही हो? रुशना बमुश्किल संभल कर पीछे हटते हुए बोली तो घबराहट में उसके मुंह से उल्टा सीधा निकलने लगा। वो मैं ऊपर सफाई करने गई थी, लेकिन राजा मेरा मतलब है वहाँ छोटे साहब हैं। छोटे साहब तुम्हें क्या खा जाएंगे? कुछ कहा उन्होंने? नहीं तो? हाँ, वो क्या कहेंगे भला। खैर तुम सफाई वगैरह बाद में कर लेना। उसने ज़रा सा सर हिलाने पर इक्तफा किया और जल्दी से किचन में आ गई। अब उसे कोई काम बुरा नहीं लगता था। पता नहीं अम्मा किस हिसाब से कहती थीं कि अपने आप को नौकर नहीं समझो, और अब वो सचमुच खुद को कुछ और समझने लगी थी। मोहब्बत की राह गुजर ही ऐसी है जिसमें अगर फूल कम खार ज़्यादा हों तब भी इब्तदाई मराहिल में नज़र सिर्फ फूलों पर ही ठहरती है। वो भी बड़ी मगन सी मोहब्बतों की कलियों से दामन भरती चली आ रही थी। हालांकि दो एक बार नाश्ते की टेबल पर वो बेगम को ये कहते हुए सुन चुकी थी कि वो रुशना और सैफ की शादी एक साथ करना चाहती हैं, और सैफ के लिए वो लड़कियां भी देख रही हैं। लेकिन उसने परवाह नहीं की, क्योंकि वो उसे यकीन दिला चुका था कि वो सिर्फ इसका है और इसी का ही रहेगा। उस वक्त बेगम घर पर नहीं थी, इसलिए दोपहर के तमाम कामों से फारिग होते ही वो अम्मा के साथ क्वार्टर में आ गई। रोशना और रूबी को दोपहर में लंबी तान कर सोने की आदत थी,
इसलिए भी इत्मीनान था कि किसी काम के लिए पुकारा नहीं जाएगा। अम्मा आप भी कुछ देर आराम कर लें, थक जाती होंगी। उसने ज़बरदस्ती अम्मा को लेटने पर मजबूर किया, फिर शॉपर में से अपना दुपट्टा निकाल कर काटने लग गई। कुछ देर बाद ही सैफ की आवाज़ सुनाई दी। गालिबन दरवाजे पर रुक कर पुकार रहा था, बुआ। उसका दिल यकबारगी बड़ी ज़ोर से धड़का। कनखियों से अम्मा को देखा, वो उठते हुए कह रही थीं, अरे ये तो सैफ मियाँ की आवाज़ है, आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ। उसने ऐसी ही झुकी हुई नज़रों से उसे आते हुए देखा, फिर बज़ाहिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। आज जल्दी आ गए बेटा, खाना निकाल दूँ? अम्मा यही समझी कि वो इसी घर से आया है, लेकिन उसने मना कर दिया। नहीं बुआ आप बैठे आराम से, यूं भी मैं खाना खा चुका हूँ, बस इसलिए चला आया कि घर में बहुत खामोशी है। मामा कहाँ हैं? कुछ बता तो रही थी बेगम, मैंने ठीक से सुना नहीं। शायद तुम्हारे लिए कोई लड़की देखने गई होंगी। आजकल तो उन पर बस यही धुन सवार है। अच्छा। अम्मा की बात पर वो इश्तियाक जाहिर करता हुआ उनके पास ही बैठ गया, फिर कनखियों से उसे देखकर बोला, वाकई अब मेरी शादी हो जानी चाहिए। बेगम भी यही चाहती हैं। मामा चाहती तो हैं, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गया, फिर उसकी तरफ इशारा करके पूछने लगा, बुआ आप इसकी शादी कब कर रही हैं? दुआ करो बेटा, अल्लाह जल्द वो घड़ी लाए। मैंने साहब से भी कहा है कि कोई अच्छा लड़का देखें इसके लिए। उसकी शादी के जिक्र पर अम्मा एकदम संजीदा हो गई, जबकि वो शरीर हो रहा था। उसके घुरने के बावजूद बाज नहीं आया। मुझसे कहा होता बुआ, मैं अब तक 20 लड़के आपको दिखा चुका होता। अल्लाह भला करे तुम्हारा, कोई है तुम्हारी नज़र में? अम्मा पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई, तो वह सर खुजाते हुए बोला, हाँ है तो सही एक लड़का, लेकिन क्या? अम्मा ने इंतहाई बेसब्री का मुजाहरा किया। तभी गाड़ी के हॉर्न पर वो बौखला कर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बोला, मेरा ख्याल है मामा आ गई हैं, मैं फिर आपसे बात करूंगा बुआ, आप फिक्र नहीं करें। इसके साथ ही तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया, तो वो जो खुद को अनजान जाहिर कर रही थी, उसके जाते ही अम्मा को देखने लगी तो वो आ भरकर बोली, किस्मत की बात है, अगर आज हम पैसे वाले होते तो बेगम को इसके लिए इधर उधर लड़की ना तलाश करनी पड़ती। क्या मतलब? उसने चौंक कर पूछा, लेकिन अम्मा अपनी ही सोच में थी और जैसे अपने आप से बोली, साहब का भी तो कुछ जोर नहीं चलता, वरना हम मुलाजमों के क्वार्टर में पड़े होते। क्या कह रही हैं आप? वो उलझ कर कदरे जोर से बोली, तो अम्मा चौंक कर उसे देखने लगी, फिर उठते हुए बोली, कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, मैं ज़रा बेगम के पास हुआ हूँ, शायद इन्हें कोई काम हो। यूं ही कितने दिन गुजर गए। वो देख रही थी कि अम्मा शिद्दत से उसके मुंतज़िर हैं कि किसी दिन वो फिर इस तरफ आ निकले तो अम्मा उससे तफसीली बात करें, लेकिन वो नहीं आया और आप इसने महसूस किया कि अम्मा उसका इंतज़ार छोड़कर किसी और उलझन में हैं। जाने कैसी उलझन थी जिसने इन्हें गुम कर दिया था। किसी भी बात को उसे बार बार दोहराना पड़ता, फिर इन्हें झंझोड़ती, तब कहीं जाकर वो इसकी तरफ मुतवज्जा होती। कितने दिन वो इनकी इस कैफियत पर झुंझलाती रही। उस रोज़ टोकते हुए रूहानसी हो गई, अम्मा आपको क्या हो गया है? मेरी बात क्यों नहीं सुनती? तुम्हारी नहीं सुनूंगी तो किसकी सुनूंगी बेटा? उसके रूहानसी होने पर अम्मा ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया और धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोली, कहो क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो रूठे हुए लहजे में बोली और चुपके से पलकों तक आई नमी साफ करने लगी। अरे तुम नाराज़ हो गई? पगली कोई माँ से भी नाराज़ होता है? अम्मा ने झुककर उसकी पेशानी चूमी। आप भी तो मुझे कोई बात नहीं बताती, इतने दिनों से परेशान फिर रही हैं। उसने बिलाखिर टोक दिया, मैं परेशान हूँ? अम्मा ने जैसे खुद से कहा, फिर उससे बोली, परेशान नहीं हूँ बेटा, बस अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ? बताएं ना। उसने मचल कर इसरार किया, तो कुछ देर खामोश रहने के बाद अम्मा कहने लगी, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अब्बा मियाँ के एक भाई भी हैं? मैंने भी सिर्फ उनका नाम सुना था, या फिर एक बार बस तुम्हारी दादी के इंतकाल पर देखा था। तुम्हारे अब्बा मियाँ बताते थे कि इन्हें शुरू ही से बड़ा आदमी बनने और कहलवाने का जुनून था। इसी शौक में बाहर निकल गए। जाने कितना अरसा बाहर रहकर वापस आए तो अपना कारोबार शुरू किया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। जो कमा कर लाए थे वो सब डूबने लगा। लेकिन होशियार आदमी थे। इससे पहले कि कंगाल हो जाते, एक बड़े घर में शादी कर ली और ससुर की मदद से ना सिर्फ ये कि उनका कारोबार बिल्कुल ठप होने से बच गया, बल्कि उन्होंने इन्हें कहीं से कहीं पहुंचा दिया। लेकिन इनकी बीवी होशियार औरत थी, फिर ये भी जानती थी कि सब कुछ उसके बाप का दिया हुआ है, इसलिए वो किसी को खातिर में नहीं लाती थी। उन दिनों तुम्हारे अब्बा मियाँ और तुम्हारी दादी इन्हीं के पास रहते थे, और जो सलूक वो औरत तुम्हारी दादी के साथ करती थी वो तुम्हारे अब्बा मियाँ से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो माँ को लेकर अपने उसी छोटे घर में चले गए। और तुम्हारे ताया अब्बा बुज़दिल आदमी थे, कभी पलट कर माँ और भाई की खबर नहीं ली। अम्मा हिद रफ्ता को दोहराते हुए वहीं खोई हुई थी। ज़रा देर को चुप हुई तो फिर चुप बैठी रह गईं, जबकि निगाहों में एक एक मंजर घूम रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक अम्मा को ताया अब्बा का ख्याल कैसे आ गया। दिल चाहा पूछे, लेकिन फिर खामोश रही। और कितनी देर बाद अम्मा फिर कहने लगीं,
जब मैं शादी होकर आई तो अक्सर तुम्हारी दादी को बड़े बेटे के लिए मखमूम देखा, फिर भी उनके पास जाना नहीं चाहती थी। बस इन्हीं यही दुख था कि बड़ा बनने के जुनून में उनके बेटे ने अपना आप बेच डाला। कहती थी वो पैसे वाला होकर भी गुलाम का गुलाम है। फिर उनके इंतकाल पर मैंने भी उस शख्स को देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि माँ के मरने पर किस तरह अजनबियों की तरह आया था। तुम्हारे अब्बा मियाँ के पास भी ज़्यादा देर नहीं बैठे, तो ऐसे शख्स से भला क्या उम्मीद रखी जा सकती थी। जब तुम्हारे अब्बा मियाँ गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हुए तो मैंने मशीन संभाल ली। मुझे और तुम्हारे अब्बा मियाँ को भी ये गवारा नहीं था कि हम उनसे मदद मांगें। फिर जिस शख्स को अपनी माँ का ख्याल नहीं था वो हमारा ख्याल क्या करता। बहरहाल वक्त जैसा भी हो गुजर जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी वक्त हमें उसी रास्ते पर ला खड़ा करता है जिससे हम गुजरना नहीं चाहते। उसे तकदीर की सितम ज़रीफ़ी कहूँ या कोई और आजमाइश, कुछ भी है, सारी आजमाइशों से कड़ी आजमाइश है कि जब सारी दुनिया अजनबी हो गई, हमारे लिए अपने ही घर की दीवारें कमज़ोर पड़ गईं, तो इंतहाई मायूसी के आलम में मुझे ख्याल आया भी तो उसी दर का जहाँ से तुम्हारे अब्बा मियाँ और दादी इस तरह दिलबर्दाश्ता होकर निकले थे कि दोबारा इस तरफ ना आने की कसम खा ली थी। अम्मा की आवाज़ बोझल होकर खामोश हो गई तो वो जो दम साधे पड़ी थी एकदम पूछने लगी, आप ताया अब्बा के पास गई थी? अम्मा फ़ौरन जवाब नहीं दे सकीं तो वो उनका हाथ हिलाकर बोली, बताए ना अम्मा, आप गई थी उनके पास? और कहाँ जाती, कौन था हमारा? तुमने देखा नहीं था लोगों ने हम पर जिंदगी तंग कर दी थी। अपनी बेबसी पर अम्मा के आंसू छलक गए थे, दुपट्टे में जज्ब करते हुए बोली। मायूसी के अंधियारों में मुझे एक किरण नजर आई थी और मैंने सोचा तुम्हारे ताया अब्बा कितने संगदिल सही, यतीम भतीजी के सर पर हाथ तो रख ही देंगे। यूं तुम्हारी खातिर मैं उनके पास चली गई, इन्हें तमाम हालात बताए कि तुम्हारे अब्बा मियाँ के इंतकाल के बाद लोगों ने किस तरह अकेली औरतों का जीना हराम कर रखा है। फिर क्या कहा उन्होंने? अम्मा के ज़रा सा रुकने पर उसने बेसब्री से पूछा, बस बेटा, बड़ी मुश्किलों से वो हमें सर छुपाने की जगह देने पर आमादा हुए, वो भी इस शर्त पर कि उनकी बेगम को पता न चले, क्योंकि वो औरत अभी भी उनके गरीब रिश्तेदारों से कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहती। बहरहाल मैंने उनसे वादा कर लिया कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, कभी खुद को जाहिर नहीं करेंगे। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था अम्मा, हम यहाँ ठीक तो हैं। इससे बहुत दुख हुआ था। मैं आपकी नहीं, उस वक्त की बात कर रही हूँ बेटा, जब हम अपने घर में थे। अम्मा की समझ में नहीं आया उसे कैसे समझाएं। वाकई अजीब सा लग रहा था। नज़रें चुराते हुए बोली, तुम्हारे ताया अब्बा से बात करने के बाद ही तो मैं तुम्हें लेकर यहाँ आई हूँ। क्या मतलब? वो एक झटके से उठ बैठी, फिर जैसे आप ही आप समझ में आ गया तो इंतहाई तासुफ में घिरकर बोली, अम्मा ये घर, मेरा मतलब है क्या ये ताया अब्बा और वो साहब? आराम से बेटा, मैं तुम्हें यही तो बताना चाह रही हूँ कि साहब ही तुम्हारे ताया। नहीं अम्मा, आपको यकीनन गलतफहमी हुई है। भला अब्बा मियाँ के भाई? दुख और बेयकीनी की कैफियत में वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी और अम्मा तो पहले ही इस दुख से गुजर चुकी थी। अब तो उनका दिल ठहर सा गया था। उसका चेहरा हाथों में थाम कर बोली, बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारे ताया अब्बा का कुछ जोर नहीं चलता, और तुम्हारी दादी ने भी ठीक कहा था कि पैसे वाला होकर भी गुलाम है। फिर तुम्हें खुद समझना चाहिए कि बरसों तुम्हारे अब्बा मियाँ बिस्तर मर्ग पर पड़े रहे, कभी ये पूछने नहीं आए। उन्होंने अगर हमें इस क्वार्टर में जगह दे दी है तो इसे एहसान समझो। ठीक कहती हैं आप, एहसान ही तो है उनका। वो छोटे से कमरे में इधर उधर देखते हुए बोली, कितनी खुश होती होगी अब्बा मियाँ की रूह कि उनके भाई ने हमें सर्दो गर्म से बचा लिया है। मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बताना चाहती थी कि तुम दिल पर ले बैठोगी। नहीं अम्मा, आपको पहले से बताना चाहिए था, या फिर अब भी ना बताती। पता नहीं सबके सामने जाते हुए अब मुझे कैसा लगेगा। रोशना, रूबी और उसका नाम होठों तक आते आते रह गया और वो नजरें चुराकर दूसरी तरफ देखने लगी। अम्मा कुछ देर तक खामोश बैठी रहीं, फिर कहने लगी, असल बात तो वहीं रह गई जिसके लिए मुझे ये सारी हकीकत बतानी पड़ती। और क्या बात है? वो कुछ सहम कर देखने लगी कि कहीं कोई ऐसा इंकशाफ जो उसकी कुव्वत बर्दाश्त से भरकर हो सचमुच उसे मार डालेगा। और उसकी कैफियत भाम कर अम्मा ने पहले उसे अपने सीने से लगाया, फिर उसकी पेशानी चूम कर बोली, तुम बहुत जल्दी घबरा जाती हो। अब मैं तुमसे कोई बात नहीं कहूँगी। नहीं अम्मा, आप बताएं क्या बात है, अब मैं परेशान नहीं होंगी। उसने फिर मचल कर इकरार किया तो अम्मा ने फिर से उसका सर अपनी गोद में रख लिया और कदरे तौक़ुफ़ के बाद कहने लगी, अब कोई परेशानी की बात नहीं है। वो एक रोज़ सैफ ने कहा था कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता बताएगा। बाद में मौका मिलने पर मैंने पूछा तो कहने लगा वो खुद तुमसे शादी करेगा। मेरे खुदा! ठहरे हुए दिल में हलचल सी मच गई और ऐसी ही बेतरतीब धड़कनों के साथ पूछा, क्या इन्हें मालूम है अम्मा कि हम? नहीं बेटा, अम्मा फ़ौरन बोली, किसी को मालूम नहीं है सिवाय तुम्हारे ताया अब्बा के, और उनसे मैं वादा कर चुकी हूँ। तुम भी ख्याल रखना, कभी किसी को खुद से अपने बारे में नहीं बताना। मैं क्यों बताऊंगी? और अम्मा, सैफ से आपने कहा नहीं कि हमारा उनका क्या जोड़? वो फिर असल बात की तरफ आ गई। कहा था बेटा, बल्कि मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की,
लेकिन वो जो बात मुंह से निकाल चुका था उससे नहीं हटा। साथ ही यह एतराफ़ भी किया कि उसके माँ बाप इस रिश्ते पर कभी राज़ी नहीं होंगे, और इन्हें राज़ी करना तो दूर की बात, वो तो उनसे कहने की हिम्मत भी नहीं रखता। अजीब उलझन में डाल दिया है इस लड़के ने मुझे, पुरसोच अंदाज में कहती हुई अम्मा परेशान नजर आने लगी। और अब वो कहाँ उनकी परेशानी देख सकती थी। उसने तो बस वहीं तक सुना था कि वो अपनी बात से नहीं हटा। मौसम सरमा का अख्ताम होते ही बहारों के काफ़िले उतरते चले आए, और सारे मौसम तो इंसान के अंदर से फूटते हैं। बस ये इत्तेफाक ही था कि इन दिनों अंदर बाहर का मौसम एक जैसा था। अगर लान के गोशे गोशे में कलियां चटक रही थीं, तो इसके मन का आंगन भी महका महका था। उस वक्त पौधों को पानी देते हुए वो बहुत धीमे धीमे कुछ गुनगुना भी रही थी। तभी पीछे से आकर उसने उसकी आंखों पर हाथ रख दिए तो वह हवास बाख्ता सी होकर फौरन दूर हट गई, और सहमी हुई नज़रों से उसे देखकर बोली, राजा, अगर कोई देख लेता तो? कोई देखने वाला नहीं है, मेरा मतलब है सब गए हुए हैं। वो दोनों हाथ फैलाते हुए यूं बोला जैसे खुद को आज़ाद महसूस कर रहा हो। फिर बढ़कर उसके हाथ से पाइप लेकर दूर फेंक दिया और उसकी कलाई थाम कर बोला, छोड़ो ये सब, चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर ले चलूं। क्या? उसकी चीख निकल गई। फिर संभल कर बोली, अम्मा हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगी, पूछ लेते हैं उनसे। वो बड़ी तरंग में था, उसकी कलाई खींचता हुआ चल पड़ा। राजा, वो सचमुच परेशान हो गई। मुसलसल उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो इसी तरह अम्मा के सामने ले आया, और ये पहला मौका था कि अम्मा इन दोनों को साथ देख रही थीं। ठिठक कर रह गईं। फिर कुछ नागवारी से बोली, ये क्या हरकत है मियाँ? वो बोला, ये बाहर जाने की ज़िद कर रही थी, मैंने कहा पहले आपसे पूछ लेते हैं। वो बड़े आराम से सारा इल्ज़ाम इसके सर रख गया, और उसके हलक से फंसी फंसी आवाज़ निकली, नहीं अम्मा। क्या नहीं? अभी तुम कह नहीं रही थी? उसकी ज़ीदा दलेरी पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। झटके से कलाई छुड़ाकर भाग गई तो अम्मा उसे तनबीह किए बगैर नहीं रह सकी। मियाँ, तुम्हें ख्याल करना चाहिए, हम गरीबों के पास ले दे के एक इज़्ज़त ही तो रह जाती है। और कैसे ख्याल किया जाता है बुआ? मैंने कुछ गलत नहीं किया, ना गलत करना चाहता हूँ। आप ही मेरी बात नहीं समझ रही। वो इन्हें कंधों से थाम कर बिठाते हुए कहने लगा, आपकी इज़्ज़त को मैं अपनी इज़्ज़त बनाना चाहता हूँ। इब्तिदा में कुछ दुश्वारियाँ ज़रूर हैं, लेकिन फिर आप देखिएगा कैसे कलसूम इस घर में राज करती है। आप हामी तो भरें बुआ। मेरे हामी भरने से क्या होगा बेटा? पहले तुम अपने माँ बाप से बात करो। बुआ ने अभी भी वही बात की जो इतने दिनों से कह रही थी, तो वह जच होकर बोला, बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन। मेरे माँ बाप कभी राज़ी नहीं होंगे। देख लो, तुम खुद कह रहे हो कि वो कभी राज़ी नहीं होंगे, फिर मैं कैसे अपनी बेटी तुमसे ब्याह दूँ? ओफ़ो, आप समझ नहीं रही। मेरा मतलब है वो अभी राज़ी नहीं होंगे, लेकिन बाद में जब इन्हें मालूम होगा कि मैं कलसूम से शादी कर चुका हूँ, तब अगर वो नाराज़ हुए भी तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें घर से निकाल देंगे। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। वो इतने दिनों से इन्हें कायल करने की कोशिश कर रहा था। अब बाकायदा उनके पैरों के पास दो जानू बैठ गया और उनके घुटनों पर हाथ रखते हुए बोला, बुआ, आपको मेरा यकीन नहीं, या आप मुझे कलसूम के काबिल नहीं समझती? क्या बात करते हो बेटा? कलसूम के लिए मुझे तुमसे अच्छा कहाँ मिलेगा? लेकिन छोड़ें, लेकिन वेकिन जितना सोचेंगी इतनी ज़्यादा परेशान होंगी। बस आप तैयारी करें, मैं अभी निकाह का बंदोबस्त करता हूँ। अम्मा के कमज़ोर पड़ने पर उसने मजबूती से उनके हाथ थाम लिए और इन्हें बोलने का मौका दिए बगैर कहने लगा, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। सब लोग इस्लामाबाद गए हैं और उनकी वापसी 3-4 रोज़ से पहले नहीं होगी। और बात की आप फ़िक्र नहीं करें, सब मेरी जिम्मेदारी है। वो तो सब ठीक है, लेकिन अम्मा शशोपंच में थी। फिर वही लेकिन। बस आप चाय पानी का इंतज़ाम करें, मैं 2-4 दोस्तों को लेकर आता हूँ, नेक काम में देर कैसी। वो कहता हुआ खड़ा हुआ और फौरन पोर्च की तरफ बढ़ गया। अम्मा उसे जाते हुए देखती रहीं। इसके बाद भी कितनी देर वहीं बैठी रहीं। बेशुमार खदशों अंदेशों के दरमियान कहीं इत्मीनान भी मौजूद था कि वो कोई गैर नहीं, उनके जेठ का बेटा था और फिर शादी कर रहा था। उसके माँ बाप अब राज़ी नहीं तो फिर राज़ी हो जाएंगे। शायद ठीक कह रहा था। इब्तिदा में कुछ दुश्वारियाँ हैं, फिर तो कलसूम इस घर पर राज करेगी। उन्होंने दूर तक नज़रें दौड़ाईं, फिर कलसूम को पुकारते हुए उठ खड़ी हुई। फूलों के जेवर से आरास्ता उसके वजूद से पूरा कमरा महक रहा था। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। बार बार पलकें झपकती कि कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही, और वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी कैफियत भी कुछ ऐसी ही थी। कितनी देर तक बिना कोई आहट किए उसे देखता रहा, फिर यूं ही बेआवाज़ कदमों से चलता हुआ ऐन उसकी निगाहों के सामने रोककर दिलकशी से मुस्कुराया तो वह सटपटा कर पेशानी घुटनों पर टिका गई। अरे, क्या मैं इतना खौफनाक हूँ? वो शरारत से कहते हुए उसके सामने बैठ गया। फिर उसके हाथ को ज़रा सा झटका देकर बोला, अपने राजा को सलाम नहीं करोगी? अच्छा, पहले मेरा सलाम हो। राजा, उसने ज़रा सी पेशानी ऊंची की और थोड़ी घुटनों पर रखते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है। किस से? बेगम आएंगी तो?
कम ऑन यार, कम से कम आज की रात हर फिक्र गम से आज़ाद हो जाओ। ये अंदेशों की नहीं अरमानों की रात है। वो फौरन टोक कर बोला। फिर उसके सामने दोनों हाथ सर के नीचे रखकर आड़ा लेटते हुए कहने लगा, तुम्हें इस रूप में मैंने कब तस्वर किया था? उस रोज़ जब तुम वहाँ बैठी धीरे धीरे गुनगुना रही थी। ज़रा फिर गा कर सुनाओ तो। क्या उसे बिल्कुल याद नहीं था मैं कब गा रही थी। कमाल है, यानी मैं तो इस एक अदा पर मर मिटा और तुम्हें खबर ही नहीं। याद करो फरा की शादी में वो क्या था, मैं जो होती राजा। आपको याद है? वो हैरान हुई। सिर्फ याद? कोई ऐसा दिन नहीं गया जो मैंने इस गीत के साथ तुम्हें ना सोचा हो, और इसी हवाले से मैंने खुद को राजा कहलवाया। फिर भी तुम्हें याद नहीं? उसकी आंखों में कंदीलें रोशन थीं और ऐसी ही चमकती हुई आंखों से उसे देखने लगा। फिर मुस्कुरा कर बोला, ज़रा सा गुनगुना दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसे बहुत शर्म आ रही थी लेकिन उसकी ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकी। नज़र लागी राजा तोरे बंगले पर, मैं जो होती राजा तोरी दुल्हनिया, मटक रहती राजा तोरे बंगले पर। बस राजा। शर्म से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। वो हंस पड़ा। फिर उसका हाथ होंठों से छू कर बोला, अब तो सचमुच मेरी दुल्हन हो चुकी हो। और हाँ, मैं तुम्हें रोनुमाई देना भूल ही गया। जल्दी में यही खरीद सका हूँ। वो याद आने पर रोड बैठा और जेब से अंगूठी निकालकर उसकी उंगली में डालते हुए बोला, मेरी मोहब्बत की पहली निशानी। गो के बहुत मामूली सी है, लेकिन नहीं राजा, ये मामूली नहीं है। वो टोक कर बोली, मामूली तो मैं हूँ जिसे आपने अपनी मोहब्बतों से माला माल कर दिया है। कहाँ छुपाती फिरूंगी मैं इस अनमोल ख़जाने को? मेरा तो दिल भी इतना सा है। कितना सा? उसके शरारत से पूछने पर झीम कर बोली, आपको मजाक सूझ रहा है और मुझे डर लग रहा है। मेरी मौजूदगी में भी डर रही हो? ठीक है, मैं तुम्हारी अम्मा को बुला लाता हूँ। क्या? वो सटपटा कर चीखी और उसे उठते देखकर बेख्तियार उसका हाथ थामा तो अगले पल उसके बाजुओं में थी। सुबह अपनी तमाम तरनाइयों समेत जलवा अफरोज हुई और वो तो हमेशा से जल्दी उठने की आदी थी। बड़ी मुश्किल से खुद को उसके बाजुओं के हल्के से निकाल पाई। फिर एहतियात से बेड पर से उतरकर खिड़की से पर्दे हटाकर देखने लगी। खूबसूरत समय था। नसीम सहर उसके चेहरे को छूकर बालों से अटखेलियाँ करने लगी। एक पल को उसे सब घर वालों का ख्याल आया, लेकिन ये जो वक्त उसकी दस्तरस में था इसे वो खोना नहीं चाहती थी। इसलिए फ़ौरन पलटकर उसके पास आ बैठी। बेखबरी की नींद सोया कितना अच्छा लग रहा था। कितनी देर तक वो चुपचाप उसे देखे गई। फिर बहुत नरमी से उसकी पेशानी पर आए बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर पहले ज़रा सा ऊपर समेटा। फिर अचानक जाने क्या हुआ, बिला इरादा ही उसके बालों को जोर से मुट्ठी में जकड़ लिया। तकलीफ के बायस फ़ौरन उसने आंखें खोल दी और बेख्तियार अपने बालों में फंसे उसके हाथ को पकड़ लिया तो अपनी गैर इरादी हरकत पर वो सटपटा गई। तब वो हंसकर बोला, मेरा तो ख्याल था मुझे उठाने के लिए तुम्हें सोच जतन करने पड़ेंगे, लेकिन तुमने तो एक ही झटके में उठा दिया। मुझे पता था आप आराम से नहीं उठेंगे। उसने बात बनाई लेकिन वो छेड़कर बोला, तुम्हें कैसे पता था? बस पता था। और अब आप फ़ौरन उठ जाएं, मैं नीचे जा रही हूँ। और वो उठने लगी कि उसने हाथ खींचकर दोबारा बिठा दिया। नीचे क्या करने जा रही हो? नाश्ता बनाऊंगी और इससे पहले आपके लिए चाय। उसने कुछ देर सोचा फिर कहने लगा, चाय रहने दो, तुम नाश्ता बनाओ, मैं भी अभी आ रहा हूँ। फिर नाश्ता करके कहीं बाहर चलेंगे। अम्मा से पूछ लें। जनाब, अब अम्मा से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो बड़े आराम से अपना हक जताते हुए उठकर वॉशरूम में चला गया। और फिर ये 3 दिन तो जैसे पलक झपकते में गुजरे थे। सुबह से रात गए तक वो उसे जाने कहाँ कहाँ लिए फिरता। अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने इतना कुछ नहीं देखा था जितना इसने 3 दिन में उसे दिखा डाला था। क्लिफ्टन, पैराडाइज पॉइंट, मुख्तलिफ पार्क, 5 स्टार होटल्स और ढेरों शॉपिंग कराई। हकीकतन एक पल को भी उसे किसी अंदेशे में नहीं घिरने दिया था, बल्कि उसे तो यूं लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी में अब हमेशा ही मौसम रहेगा। ख्वाह कुछ भी हो जाए, वो अपने राजा की हो चुकी है। बहरहाल इन 3 दिनों में वो सिर्फ मोहब्बतों की कलियां चुनती रही थी। उसके होंठों की खिलखिलाती हुई हंसी इन्हीं कलियों की मरहूने मिन्नत थी। इस वक्त नाश्ता बनाते हुए वो धीरे धीरे गुनगुना रही थी। तभी वो शोर मचाता हुआ आ गया, जल्दी करो बीवी, एक तो उठने में देर हो गई और अभी तुम्हें तैयार भी होना है। मैं क्या करूं, देर आपने की है, कब से उठा रही हूं। वो नाश्ते के लवाजमात वहीं टेबल पर रखते हुए बोली, अच्छा बस अब तुम देर नहीं करना, जल्दी से नाश्ता करो। और अम्मा के आने से उसकी बात अधूरी रह गई। फिर उनसे कहने लगा, आइए अम्मा नाश्ता करें। नहीं मियाँ, मैं ये बताने आई हूँ कि वो साहब लोग आ गए हैं। क्या? वो यूं भौंकलाया कि अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया, जबकि वो कुछ गुमसुम सी होकर उससे देखे गई, जो ऐसे ही भौंकलाए हुए अंदाज में अम्मा से पूछ रहा था, कब आए सब लोग? मैंने अभी टैक्सी में से साहब को उतरते देखा है। अम्मा के बताने पर वो मज़ीद कुछ कहे बगैर फ़ौरन किचन से निकल गया तो वो बेहद खामोश नज़रों से अम्मा को देखने लगी। तुम अपने क्वार्टर में जाओ बेटी, और जब तक सैफ ना बुलाए इस तरफ नहीं आना। अम्मा नज़रें चुराते हुए बोली और इसके कुछ कहने से पहले ही किचन से निकल गईं।
तो वो बेख्तियार उनके पीछे लपकी, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गई और बोझल कदमों से अपने क्वार्टर का रुख किया। फिर सारा दिन वो इंतज़ार करती रह गई। उसका बुलावा नहीं आया और अम्मा पता नहीं किन कामों में मसरूफ़ थीं। कम अज़ कम इन्हें उसकी कैफियत का अंदाज़ा तो होगा। फिर भी दिन में किसी वक्त आकर झांका तक नहीं। उसकी परेशानी फितरी थी। खाना पीना तो दूर की बात, वो किसी पल चैन से बैठ भी नहीं सकी। एक पैर कमरे में तो दूसरा दरवाजे पर। कितनी बार सोचा खुद से चली जाए, लेकिन जाने कैसे कैसे अंदेशे राह में हायल हो गए। और अम्मा रात के तमाम कामों से फारिग होने के बाद ही आईं। उस वक्त तक उसका जब्त जवाब दे चुका था। इन्हें देखते ही लपक कर उनसे लिपट गई और ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। हाय हाय, अम्मा ने कसदन अनजान बनकर टोका। रो क्यों रही हो? खुदा के लिए अम्मा इतनी बेखबर ना बने। मुझे बताएं राजा कहाँ है? उसने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं सारा दिन इंतज़ार करती रही। वो रोते हुए रवानी से बोले गई। सब्र से बेटा, परेशान क्यों होती हो? वो कहीं दूर तो नहीं गया, इसी घर में है। अम्मा ने अपने दुपट्टे से उसके आंसू साफ किए, फिर कंधों से थाम कर बिठाते हुए पूछने लगी, तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? अम्मा, राजा ने बेगम को बताया है कि उसने शादी कर ली है। वो उनकी बात सिरे से नज़रअंदाज कर गई। इतनी जल्दी कैसे बता सकता है? मौका देकर ही बात करेगा। चलो तुम उठकर मुंह हाथ धो, मैं तुम्हारे लिए खाना। नहीं अम्मा, वो फ़ौरन बोली, मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? सुबह से ऐसे ही बैठी हुई हो। अम्मा उठने लगी थी, तभी दरवाजे पर बहुत हल्की सी दस्तक सुनाई दी। तो वो चौंक कर इसी कदर कह सकी, अम्मा ये तो मैं देखती हूँ। अम्मा कमरे से चली गईं और वो सांस रोककर सोने की कोशिश करने लगी, जबकि धड़कनें उसकी आमद का पता दे रही थीं। कुछ देर बाद वो अम्मा के साथ कमरे में दाखिल हुआ तो वो बिना पलके झपकाए उसे देखे गई। लो आ गया तुम्हारा राजा। अम्मा ने एक तरह से उसके साकित वजूद को हरकत देने की कोशिश की। फिर उससे कहने लगी, बेटा तुम ही इसे समझाओ, रो रो कर हलकान हो रही है और सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं। ये क्या हमाकत है कलसूम? इस तरह करोगी तो। अम्मा आप खाना लाएं। वो अम्मा को भेजकर उसके पास आ बैठा और उसका हाथ हाथों में लेकर बोला, पगली इतनी जल्दी घबरा गई? अभी तो जाने कितने इम्तहानों से गुजरना है। मामा से बात करना, फिर इन्हें मनाना, ये सब एकदम से तो नहीं हो जाएगा। मैं जानती हूँ राजा, फिर भी मुझे डर लग रहा है। सारा दिन जितने अंदेशों ने उसे सताया था वह सब इसके लहजे में उतर आए थे। किस बात से? अगर बेगम ने आपकी बात ना मानी बल्कि उल्टा हमें ही घर से निकाल दिया तब वो फ़ौरन जवाब देने के बजाय पुरसोच अंदाज में उसे देखे गया, गोया उसकी बात से इनकार नहीं किया जा सकता था। बताएं ना राजा, ऐसा हो सकता है ना? हाँ। उसने गहरी सांस के साथ अस्वाद में सर हिलाया, फिर कहने लगा, मामा से कुछ बईद नहीं। बहरहाल वो तुम्हें घर से निकाल सकती हैं, मेरे दिल से नहीं। और तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। मामा के घर में अगर हमारे लिए जगह नहीं होगी तो हम कहीं और घर ले लेंगे। शादी की है मैंने तुमसे, मजाक तो नहीं किया। मजाक तो नहीं है, लेकिन मुझे ख्वाब सा लग रहा है। उसका लहजा खोया खोया सा था। तभी अम्मा के आने पर वो उसका हाथ छोड़कर उठते हुए बोला, खाना खा लो और अब रोकर अम्मा को परेशान नहीं करना। मैं जल्द मामा से बात करूँगा। सुन रही हो ना? वो कुछ नहीं बोली। तब वो दोबारा आने का कहते हुए चला गया। सुबह से कुछ नहीं खाया था, भूख भी लग रही थी, लेकिन खाया नहीं जा रहा था। अम्मा का ख्याल करके चलने वाले हलक से उतारे, फिर पानी पीकर बर्तन रखाई और अम्मा को लेटते देखकर यूं ही पूछ लिया, सो रही हैं अम्मा? हाँ, कोई काम है क्या? नहीं। वो लाइट ऑफ करके अपनी जगह पर आकर लेटी तो आप ही आप आंखों के पैमाने छलक गए। कल उसकी बाहों के हसार में कैसी बेखबर थी और अब जाने कब नींद आए। यूं ही दिन गुजरते चले गए। वो हर रात जब सब सो जाते तो कुछ देर के लिए उसके पास आ बैठता और कितनी अजीब बात थी कि खुद दिन के उजाले में उसके पास आने से डरता था और अंधेरे में उसे हौसला देता था। बस कुछ दिन रुक जाओ, अभी ठहर जाओ, अभी मामा का मूड ठीक नहीं है। वो सुनते सुनते आजिज़ आ गई तो उस रोज़ उससे उलझ पड़ी। राजा, मैं तो अपनी दुनिया में बहुत मगन थी, मगर आपने चंद दिन नई दुनिया की आशनाई देकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं ख़ुद को बहुत अजियत में महसूस करती हूँ। आखिर कब तक मैं? उसकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई। खुदा के लिए कलसूम, रो नहीं। तुम्हारे आंसू मुझे बहुत बेचैन रखते हैं। वो इसके आंसू रुमाल में जज्ब करते हुए बोला, रोना तो जैसे मेरे मुकद्दर में लिखा है। उस वक्त पूछूंगा तुमसे जब इसी आंगन में तुम्हारे कहके गूंजा करेंगे। पता नहीं वो वक्त मेरी ज़िंदगी में आएगा भी या नहीं। कॉमन यार, मायूसी की बातें मत करो। अच्छा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वो इसका ध्यान बटाने की खातिर अपनी जेबें टटोलने लगा। फिर उसे देखकर ज़रा से कंधे उचकाकर बोला, शायद कमरे में भूल आया हूँ, अभी ला दूँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो रूठे हुए लहजे में बोली, ठीक है, जब चाहिए हो खुद ही आकर ले लेना। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ तो वो उसका हाथ थामकर बोली, आप बहुत संगदिल हैं, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। नादानी की बातें मत करो कलसूम, मेरा ख्याल था तुम मेरा साथ दोगी।
मेरी मजबूरी को समझोगी, लेकिन तुम उल्टा मुझे परेशान कर रही हो। इसके बिगड़ने पर वो सन्नाटे में आकर बोली, मैं परेशान कर रही हूँ? और क्या, आखिर तुम्हें जल्दी किस बात की है? मैं तुमसे बहुत दूर तो नहीं चला गया, यहीं रहता हूँ, रोजाना तुम्हारे पास आता हूँ। फिलहाल इसको बहुत समझ लो। कदरे तौकफ के बाद कहने लगा, तुम मामा को नहीं जानती, इन्हें अपने स्टेटस का बहुत ख्याल और बहुत जाम है, हमेशा अपने से ऊंचे लोगों को देखती हैं। अगर मुझे 1% भी उनके मान जाने का यकीन होता तो मैं तुमसे इस तरह शादी क्यों करता, पहले इन्हें मनाता, लेकिन मुझे पता है वो कभी नहीं मानेंगी। जिस रोज़ मेरी ज़ुबान पर तुम्हारा नाम आया वो तुम्हारा हशर तो बाद में ख़राब करेंगी, पहले मुझसे पूछेंगी कि मैंने इतनी पस्तियों में उतरने का सोचा कैसे। राजा इंतहाई दुख तासुफ से वो ढह गई और उसकी कैफियत से बेखबर वो अपनी कह गया, इसीलिए मैंने तुम्हारी अम्मा को पहले बता दिया था कि इब्तिदा में कुछ दुश्वारियाँ होंगी, मामा को मनाने में वक्त लगेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारा हाथ थाम कर उनके सामने जा खड़ा हूँ और कहूँ कि मैंने तुमसे शादी कर ली है। उसका मकसद दामन बचाना या छुड़ाना नहीं था, बल्कि हकीकत समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें मज़ीद कुछ सुनने का हौसला नहीं था। मुश्किल खुद को सहारा देकर खड़ी हुई और उसके मुतवज्जा होने से पहले कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया और हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। कलसूम, उसने दरवाजे पर हाथ मारकर पुकारा तो वो आवाज़ दबाकर चीखी, चले जाओ राजा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। फिर भागकर अम्मा के ऊपर आन गिरी तो वो नींद से हड़बड़ाकर उठी और उसे रोते देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ है? और वो इसी शिद्दत से रोते हुए मचल कर बोली, मैं यहाँ नहीं रहूंगी अम्मा, बस मुझे अपने घर ले चलें, अब तो यही तुम्हारा घर है। अम्मा ने उसके चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए कहा तो वो चीख पड़ी, मत बहलाएं मुझे, ये कभी मेरा घर नहीं हो सकता। सब्र से बेटा, सारी ज़िंदगी सब्र शुक्र करती रही आप, क्या मिला आपको? मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा, और इससे पहले कि यहाँ से धक्के देकर निकाले जाएं, अपने घर चलें। वो यूं खड़ी हुई जैसे इसी वक्त जाने को तैयार हो और अम्मा सटपटा गईं। पता तो चले बात क्या हुई, सैफ ने कुछ कहा है? अम्मा ने उसका हाथ पकड़कर दोबारा बिठाया तो वो उनकी गोद में सर रखकर और शिद्दत से रोने लगी, साथ ही एक जुमले की तकरार किए जा रही थी, बस अम्मा यहाँ से चलें, यहाँ मैं मर जाऊंगी। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता उसका सर थपकने लगी। कितनी देर बाद जब इसकी सिसकियाँ थम गईं तब उसका दिल रखने की खातिर बोली, चलेंगे बेटा, मैं सैफ से बात कर लूँ। उससे क्या बात करेंगी? वो उठकर बैठ गई। बात क्या करनी है, बस उसे बता दूंगी कि हम जा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं उसे बताने की, बस हम सुबह ही चले जाएंगे। उसने कभी अम्मा से इस तरह ज़िद नहीं की थी। जब भी वो हैरान हुई फिर नरमी से बोली, सुबह कैसे जा सकते हैं, आगे घर खाली थोड़ी पड़ा है, मैं ये सब नहीं जानती। वो कहते हुए अपनी जगह पर आकर लेट गई तो अम्मा ने सोचा वक्ती गुस्सा है, सुबह तक ठीक हो जाएगी, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार वो खुद से कोई फ़ैसला करके इस पर अटल हो चुकी थी। जब भी सुबह आंख खुलने पर अम्मा को मौजूद नहीं पाया तो इसी वक्त उनके पीछे चली आई। छोड़ दें अम्मा आप, मैं कर लूँगी सब, बस आप जाकर अपना घर खाली कराएं। पागल हुई हो क्या? अम्मा को भी गुस्सा आ गया। आप चाहती हैं मैं पागल हो जाऊं? लोग पत्थर मारे मुझे तो यहाँ रहकर ये बहुत जल्द मुमकिन है। वो हत्थे से उखड़ी कुछ सुनने की रवादार नजर नहीं आ रही थी। मजबूरन अम्मा को हथियार डालने पड़े। अच्छा देखो, तुम जाकर आराम करो, मैं काम से फारिग होकर चली जाऊंगी। नहीं, अब आप कोई काम नहीं करेंगी। उसने अम्मा को कंधों से थामकर चूल्हे के पास से हटाया था कि बेगम आ गई। पहले अम्मा को नाश्ता जल्दी बनाने को कहा, फिर उसे देखकर बोली, तुम कहाँ होती हो कलसूम, नजर नहीं आती, और ये तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हो? बस बेगम, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। उससे पहले अम्मा बोल पड़ी, तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ, अपने आप तो ठीक नहीं हो जाएगी। बेगम न खुद भरे अंदाज में कहते हुए चली गईं तो वो अम्मा को किचन से भेजकर खुद नाश्ता बनाने में लग गई। एक तो पहले ही तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरे चूल्हे के पास खड़े रहने से इसका सीना जलने और सर चकराने लगा। जल्दी करने की कोशिश में और देर हो गई। सब टेबल पर पहुंच गए और बेगम ने वहीं से पुकारना शुरू कर दिया तो वो जो कुछ तैयार था ट्रे में रखकर डाइनिंग रूम में आई तो वो उसे देखकर ठिठक गया। और शायद ये इस बंधन का एजाज था कि इतनी एहतियातों के बावजूद इससे एक गैर इख्तियारी हरकत सरजद हो गई कि अपनी जगह से उठकर उसके हाथों से ट्रे थाम ली और वो फौरन ही वापस पलट गई, जबकि वो एहसास होने पर मजीद भौंकला गया और बेगम के टोकने से पहले झुंझला कर बोला, मामा मुझे देर हो रही है। देर हो रही है? बेगम ने कड़े तेवरों से उसे घूरा। तभी वो चाय लेकर आ गई तो बेगम की चुपती हुई नजरें उस पर जा ठहरी और इंतहाई नागवारी से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो जवाब देना चाहती थी लेकिन सर बहुत ज़ोर से चकराया और आंखों के सामने धुंध छा गई। जल्दी से चाय टेबल पर रखकर उसने एक हाथ से कुर्सी का सहारा लिया और दूसरे हाथ से सर थामकर आहिस्ता आहिस्ता झटकने लगी। तो रचना ने हमदर्दी से पूछा, क्या हुआ कलसूम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो कुछ नहीं बोली। तब रुशना बेगम से कहने लगी,
मामा ये ठीक नहीं लग रही, तुम जाओ कुलसूम और अपनी माँ को भेजो। बेगम हुक्म सादर करके नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गई तो उसने बेहद खामोश नजरों से उसे देखा और वो जैसे उसके देखने का मुंतजर था। फौरन इसे वहां से जाने का इशारा करने लगा। बुज़दिल वो इस कदर मुतनफ़र हुई कि जहर खान से बड़बड़ाई और सर झटक कर वहाँ से चली आई। उसकी जिद से मजबूर होकर अम्मा किराएदारों को घर खाली करने का कह तो आई थीं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे वहाँ रहेंगी। फिर वही हालात, लोगों की बातें, और अब तो और ज़्यादा बातें हो सकती थीं क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। गो के दरमियान में उनका दो एक बार जाना हुआ था तो उन्होंने आस पड़ोस में ये कह दिया था कि उन्होंने बेटी को अपने जेठ के यहाँ ब्याह दिया है। फिर भी 100 अंदेशे घिर रहे थे। अपने तौर पर उन्होंने सैफ से बात की, उसे ये भी बताया कि वो माँ बनने वाली है, तो वो बजाय खुश होने के बदहवास हो गया था। ये कैसे मुमकिन है? मेरा मतलब है ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा, शादी के बाद तो यही सब होता है, तुम कहाँ तक छुपाओगे? अब तुम्हें अपनी माँ से बात कर लेनी चाहिए। उन्होंने नरमी से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हत्थे से उखड़ गया था। साफ कह दिया था कि फ़िलहाल मामा से बात करना मुमकिन नहीं है, और अगर उन्होंने भी ऐसी कोई कोशिश की तो वो मामा के सामने साफ मुकर जाएगा। और इस वक्त इंतहाई दुख के आलम में उन्होंने सोचा था कि वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लें और उस वक्त तक यहाँ से ना जाएं जब तक बच्चा इस दुनिया में आकर अपनी पहचान ना करा ले। लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही अपनी सोच की नफ़ी कर दी। शायद इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि हर सूरत इन्हें यहाँ से धक्के ही मिलेंगे और अब इनका अपना यहाँ रहने का दिल नहीं चाहता था। लेकिन जब तक अपना घर खाली ना हो जाता मजबूरी थी। उसे देखकर कुटती रहती। और गो के सैफ ने इन्हें एक तरह से मायूस ही कर दिया था, फिर भी उसे अच्छे दिनों की आस दिलाती। लेकिन वो अब बहले वाली नहीं थी। उस रोज़ इन्हीं की बात लौटाते हुए कहने लगी, अम्मा आप ही ने तो कहा था कि सब लोग एक जैसे होते हैं, फर्ज सिर्फ ये होता है कि जाहिल लोगों को अपनी इज्जतों का ख्याल भी नहीं होता, जबकि बड़े लोग अपना दामन बचा जाते हैं। फिर भी अम्मा आप धोखा खा गई, किस्मत ही ख़राब है। अम्मा ने सर दाग खींची तो वो तड़क कर बोली, किस्मत को इल्ज़ाम ना दें अम्मा, मेरी किस्मत में सैफ की बीवी बनना लिखा था और इस लेखे को कोई नहीं टाल सकता था, बेगम भी नहीं। ख़राबी तो जल्दबाजी ने पैदा की या नादानी ने। ठीक कहती हो, गलती मेरी है जो मैंने सैफ का एतबार कर लिया। भूल गई थी कि वो भी उसी बाप का बेटा है जो अपनी माँ पर होने वाली जातियों के खिलाफ जुबान नहीं खोल सका था और जो अपनी सगी भतीजे के सर पर हाथ नहीं रख सका। भला इसका बेटा कहाँ से इतनी हिम्मत लाएगा? हिम्मत तो अब मैं दिखाऊंगी अम्मा, वो फ़ौरन बोल पड़ी। जाने से पहले एक बार सैफ के गिरबान में हाथ ज़रूर डालूंगी। हाय अम्मा उसके ख़तरनाक इरादे जानकर दहल कर उठ बैठी। क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ और आप मुझे नहीं रोकेंगी। वो अपनी बात कहकर अम्मा के पास से हट गई। फिर अम्मा ने उसकी मिन्नतें कर डाली कि अभी वो सब्र से काम ले। यहाँ से जाने के बाद किसी दिन वो खुद आकर साहब से बात करेंगी, इन्हें बताएंगी कि सैफ उससे शादी कर चुका है। साथ ही उसे यकीन दिलाती कि इस मामले में साहब हरगिज़ खामोश नहीं रह सकेंगे। अगर बेगम को राम ना कर सके तब भी कोई दूसरा रास्ता ज़रूर निकालेंगे। और वो खामोशी से अम्मा की तसल्लियाँ सुनती रही। उन पर यही जाहिर किया कि उनसे मुत्तफिक हो गई है, लेकिन अपने तौर पर जो सोच चुकी थी इस पर अमल करने का पूरा इरादा रखती थी। उस रोज़ छुट्टी के बायस सब घर पर थे और ख़ुसूसन ऐसे दिनों में तो वो कोठी की तरफ जाती भी नहीं थी। लेकिन इस वक्त ऐसी घबराहट हो रही थी, गालबन ज़हनी इंतशार के बायस कि वो कुछ देर के लिए रुशना के पास चली आई। इस घर में एक वही थी जो उससे ठीक तरह से बात कर लेती थी। क्या बात है, तुम इतनी बेजार क्यों रहने लगी हो? इस वक्त उसके थके थके लहजे को महसूस करते हुए रुशना ने पूछ लिया। पता नहीं मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ, मेरा किसी बात में दिल नहीं लगता। वो अपनी कैफियत जानती थी और नहीं भी, असल में समझ नहीं पा रही थी कि अपनी बेजारी को किससे मंसूब करे। इसीलिए कहती हूँ कुछ कर लो, अपनी ज़िंदगी बना लो। रुशना कोई मौका नहीं जाने देती थी और वो गहरी सांस खींचकर बोली, हाँ अब तो वाकई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ज़िंदगी बनाने के लिए नहीं तो गुजारने के लिए तो करना ही है। बेवकूफ़ पहले बनाओ फिर गुजारो अपनी मर्ज़ी से। अपनी मर्ज़ी से? वो दुख से ज़रा सा हंसी। ऐसी बातें तो आप ही लोग सोच सकते हैं बीबी, तुम क्यों नहीं सोच सकती? रुशना की जरा से वो उकता कर बोली। छोड़े बीबी, कोई और बात करें। फिर खुद ही मौजू बदलते हुए कहने लगी, आप अपने घर वालों से बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ से जाने के बाद मुझे आप सबसे ज़्यादा याद आएंगी। क्या मतलब, कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर। अपने घर? रुशना ने चौंक कर उसे देखा, फिर समझकर खुशदिली से बोली, अच्छा अच्छा मैं समझ गई, यानी बुआ तुम्हारी शादी कर रही हैं? जी। वो कदरे सटपटाई, फिर संभल कर बोली, नहीं अम्मा और मैं यहाँ से जा रहे हैं। क्यों, क्या मामा ने? नहीं, बेगम ने जाने के लिए नहीं कहा, बस हम खुद ही जा रहे हैं। वो इसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ी, अच्छा लेकिन सुनो, मेरी शादी के बाद जाना।
रोशना ने मुरवतन उसे अपनी शादी तक रुकने के लिए कहा तो वो इश्तियाक से पूछने लगी, आपकी शादी हो रही है कब? बस आज कल में सैफ भाई की शादी की बात पक्की हो जाएगी, इसके बाद शादी की तारीख तय हो जाएगी, मेरा मतलब है दोनों की साथ। रोशना ने जैसे धमाका कर दिया। वो गुमसुम उसे देखे गई। ठीक है ना? उसकी कैफियत से बेखबर रोशना अपनी कह रही थी। कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, मेरे ख्याल में अगले महीने की कोई तारीख मुकर्रर हो जाएगी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत जल्दी मचा रहे हैं। और सैफ, मेरा मतलब है छोटे साहब की कहाँ? उसे अपनी आवाज़ बहुत दूर से आती महसूस हुई। मम्मी के जानने वाले हैं, उनकी बेटी शुमाइला मेरे साथ पढ़ती थी, बहुत खूबसूरत है और बहुत अमीर भी। आखिरी बात पर रोशना खुद ही हंसी और उसे लगा जैसे हर शय उस पर हंसने लगी हो। बेख्तियार दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए और अंदर उठते जवार भाटे को बामुश्किल दबाकर बोली, ये कैसे हो सकता है? क्या क्या कैसे हो सकता है? रोशना बिल्कुल नहीं समझी। फिर उसके जर्द पड़ते चेहरे को देखकर तशवीश से बोली, क्या हुआ है कलसूम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आओ यहाँ लेट जाओ। नहीं, वो एक झटके से खड़ी हो गई और इससे पहले कि रोशना कुछ समझती वो उसके कमरे से निकल आई। उसके अंदर महशर बर्पा हो चुका था और वो किसी तरह खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। अम्मा को ढूंढते हुए पहले किचन फिर क्वार्टर में आई, वो वहाँ भी नहीं थी और उसे फौरी सहारा चाहिए था। उल्टे पैरों वापस आई और बेगम के कमरे की तरफ जा रही थी कि सीढ़ियाँ उतरते सैफ को देखकर बेला इरादा वहीं रुक गई और वह जाने किस मूड में था। पहले आसपास नजरें दौड़ाईं और किसी को मौजूद ना पाकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया तो वो जो बेला इरादा रुकी थी उसके मुस्कुराने पर बुरी तरह सुलग कर जमकर खड़ी हो गई और इसके करीब आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पर पांव रखा वो इस पर झपट पड़ी। राजा, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। क्या समझा था तुमने मुझे कि बहुत खामोशी से तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगी, इसके बाद तुम आज़ाद होगे? ये क्या बेहुदगी है? छोड़ो मुझे, तुम पागल तो नहीं हो गई? वो बुरी तरह भौंकलाकर इसके हाथों से अपना गिरबान छुड़ाने की कोशिश करने लगा। साथ साथ इधर उधर देख रहा था कि कोई आ ना जाए और वो वाकई पागल हो रही थी। हज़ानी अंदाज में चीखने लगी, हाँ मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके चीखने पर बेगम और साहब अपने कमरे से निकल आए। इधर से रोशना, रूबी और अम्मा ड्राइंग रूम से घबरा कर निकली तो लेकिन सामने का मंजर देखकर ठिठक कर वहीं रुक गईं। ये क्या हो रहा है? बेगम ने चिल्लाकर उसे खबरदार किया, लेकिन वो इन्हीं के अंदाज में चीख कर बोली, आप खामोश रहें बेगम, ये मेरा और इसका मामला है। क्या? बेगम एकदम आपे से बाहर हो गई। क्या मामला है? तुम बताओ सैफ, ये 2 टके की छोकरी तुम्हारे मुकाबिल कैसे आ गई? ये बुज़दिल क्या बताएगा, मुझसे पूछें। वो ज़ोर से उसे धक्का देकर बेगम के मुकाबिल आ खड़ी हुई और सीने पर हाथ मारकर बोली, इस 2 टके की छोकरी से आपका बेटा शादी कर चुका है। मैं माँ बनने वाली हूँ इसके बच्चे की, पूछ लें इससे। शट अप! बेगम ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं तुम जैसी आवारा लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जाने किसका गुनाह लिए फिरती हो। अगर ये गुनाह है तो भी आपके बेटे का है। वो अपने गाल पर हाथ रखकर रुंधी हुई आवाज़ में बोली, खबरदार जुबान खींच लूँगी तुम्हारी अगर दोबारा मेरे बेटे का नाम लिया। कोई मयार है उसका, गुनाह भी करेगा तो। बेगम साहब ने पहली बार लब कुशाई की। दबे दबे लहजे में टोकते हुए बोले, क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ। बेगम ने तनफ्फर से गर्दन अकड़ाई। इतने बड़े बड़े घरों की लड़कियां सैफ के आगे पीछे फिरती हैं, उनकी तरफ तो कभी देखा नहीं उसने। इस नौकरानी को लिफ्ट कराएगा? मैं झूठ नहीं बोल रही बेगम, आप सैफ से तो पूछें। उसने पलटकर उसे मदद के लिए बुलाना चाहा, लेकिन वो बुज़दिल गायब हो चुका था। तब वो हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। देखा इसकी मक्कारी, मैं अभी इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। कहाँ है उसकी माँ? उसके रोने का बेगम पर उल्टा असर हुआ। ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो वहाँ से क्यों गायब हो गया है। उस पर चिल्लाते हुए उसकी माँ को आवाज़ें दी तो अम्मा धीरे धीरे आगे बढ़कर आईं और मरी हुई आवाज़ में बोली, ये ठीक कह रही है बेगम। सैफ मियाँ ने, बस बड़ी बी, इससे आगे एक लफ्ज़ नहीं कहना। बेगम ने फ़ौरन टोक दिया, फिर धमकियाँ मेज़ लहजे में कहने लगी, अगर सलामती चाहती हो तो इसी वक्त बेटी को लेकर मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वरना। उसने हथेलियों से आंखें रगड़ी और बेगम को देखा, फिर ज़ैद खान लहजे में बोली, मैं तो जा रही हूँ बेगम, लेकिन मत भूलिएगा कि आप भी बेटियाँ रखती हैं। तुम नीचजात। बेगम उस पर झपटना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही साहब ने उनके कंधों को मजबूती से थाम लिया और वह चीख कर बोली, ये गाली आपने मुझे नहीं दी, अपनी औलाद को दी है। कलसूम, अम्मा ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। गालबन समझ गई थी कि वो मजीद सच उकलने वाली है और साहब भी समझकर अम्मा को इशारा करते हुए बोले, जाओ बुआ ले जाओ इसे। उसने तासुफ से इस शख्स को देखा जो बड़ा आदमी बनने के शौक में रिश्तों की पहचान को खो बैठा था, फिर भी बड़ा बन नहीं सका था। वही घर था जिसके दरो दीवार अब्बा मियाँ के रुखसत होते ही कमज़ोर पड़ गए थे। अभी भी इनमें इतना दम खम नहीं था, लेकिन अब वो मजबूत हो चुकी थी।
या शायद पहले जिस बात का खौफ था वो अब नहीं रहा था। किस तरह अम्मा उसे छुपा छुपा कर रखती थीं। उसने आते ही खुद ही अपने सर से चादर खींच ली। मुझे जिंदा रहना है अम्मा, और अब मैं घुट घुट कर डर डर कर नहीं जीऊँगी। अम्मा ने एक पल को हैरान होकर उसे देखा, फिर अपना बुर्का संभालते अंदर चली गई थीं। उस रात खाना खाते ही अम्मा अपने बिस्तर में जा घुसी और वो आराम से काम में लग गई। जो सामान स्टोर में बंद किया था उसे निकाल निकाल कर दोबारा इसी तरतीब से रखने लगी। एक बार अम्मा ने सरसरी अंदाज में टोका कि सुबह कर लेंगे, फिर उन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। वो यही समझी सो गई हैं, लेकिन कितनी देर बाद जब फारिग होकर आई तो इन्हें जागते देखकर हैरान हो गई। मैं तो समझी आप सो गई, नींद कहाँ आती है। अम्मा ने गहरी आँख खींची, फिर एक नज़र उस पर डालकर कहने लगी, तुम भी क्या सोचती होगी, मैंने तुम्हें किसी अंधे कुएं में धकेल दिया। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। उसने कज़न बेजारी का मुजाहरा किया और तकिया सीधा करके लेट गई। तो कदरे तौक़ुफ़ से अम्मा ग़ालिबन अपनी सफाई पेश करने लगीं। खुदा गवाह है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। जितनी मेरी औकात थी इस हिसाब से साहब से कहा था कि रिश्ता देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर दें। मुझे क्या मालूम था बीच में यूं सैफ मियाँ आ जाएंगे, और मुझ बदनसीब को अगर ज़रा भी अक्ल होती तो अपनी बात पर अड़ जाती कि पहले अपने माँ बाप को मनाओ, लेकिन मुझे उसकी मिन्नतों ने आजिज़ कर डाला था। फिर मैंने सोचा कोई गैर तो है नहीं, अपना ही बचा है, कुछ भी हो जाए तो मैं घर से तो नहीं निकालेगा। मुझ बूढ़ी का क्या भरोसा, और मेरे बात ले दे के वही तुम्हारे अपने रह जाते हैं। लेकिन हाय री किस्मत, जब अपने मिलते हैं दुखों में इजाफा ही कर जाते हैं। बस करें अम्मा, मैंने अपना मामला खुदा पर छोड़ दिया है, और वो इतना बेइंसाफ नहीं है कि मुझे कांटों पर घसीटने वालों पर हमेशा अब्र रहमत बरसाता रहे। वो कहते हुए करवट बदल गई। फिर अगले रोज़ से ही अम्मा ने मशीन संभाल ली। करीबी कारखाने से खुद जाकर सिलाई का माल ले आती। वो पहले घर का काम निपटाती, फिर ज़बरदस्ती अम्मा को हटाकर उनकी जगह बैठ जाती। आस पड़ोस की ख़वातीन ख़ास तौर से ये जानने के लिए आई थीं कि वो दोबारा यहाँ क्यों आ गई हैं, जबकि इसकी शादी हो चुकी थी। और अम्मा सबको यही बता रही थी कि उसका मियाँ बाहर चला गया है, सास का सलूक अच्छा नहीं था, इसलिए उसे अपने साथ ले आई हैं। और बज़ाहिर तो ख़वातीन उससे हमदर्दी जताती, सब्र से रहने को कहती, लेकिन अपने घरों में जाकर जाने कैसी कैसी बातें करती थीं कि चंद दिनों बाद ही दोबारा से सामने की बैठक सजने लगी। ऊंची आवाज़ में गाने, फहश कलामी, और अब वो क्यों डरती। पहले रोज़ ही दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो गई। क्यों भैया, तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं हैं? जाकर इन्हें सुनाओ ये गाने, बहुत खुश होंगी। कलसूम, अम्मा ने उसे बालों से पकड़कर अंदर घसीट लिया और दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, खूब नाम रोशन कर रही हो बाप का नहीं ससुर का। वो बेहद तलखी से गोया हुई, मैं अब सिर्फ आपकी बेटी नहीं हूँ अम्मा, सेठ नसीरुद्दीन की बहू भी हूँ। बड़ा जाम है उनकी बेगम को अपने स्टेटस का, और इनका बेटा कभी पस्तियों में उतरने का सोच भी नहीं सकता। उसी बेटे की औलाद इन्हीं पस्तियों में जन्म लेगी और यहीं परवान चढ़ेगी। मैं देखती हूँ कब तक इस हकीकत से इनकार करेंगी, वो और इनका बुज़दिल बेटा। तू अपने होश में नहीं है बेटी। होश तो उसने भुलाए थे अम्मा, अब तो सचमुच होश में आई हूँ। अम्मा का परेशान चेहरा देखकर वो हंस पड़ी। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। अम्मा के सामने वो खुद को नॉर्मल पोज करती थी, लेकिन उसके अंदर जो जख्म लगा था उससे हर पल टीसें उठती महसूस होती थीं, और वो किसी तरह सैफ को माफ़ करने पर तैयार नहीं थी। किसी किसी वक्त उसके संग गुजरे किसी खूबसूरत लम्हे का ख्याल आता भी तो वो फ़ौरन सर झटक देती। वो हरगिज़ उसे सोचना नहीं चाहती थी, जो मोहब्बतों का फ़रेब देखकर उसकी ज़िंदगी से खेल गया था। और अलमिया तो ये था कि वो उसे ख्वाब समझकर भुला भी नहीं सकती थी कि उसकी निशानी अपने वजूद में लिए फिरती थी। और जिस रोज़ उसने बेटे को जन्म दिया उस रोज़ वो किसी तरह इसके ख्याल से पीछा नहीं छुड़ा सकी, शायद इसलिए कि बच्चा सारे नक्श बाप के चुरा लाया था। वो जब उस पर नज़र डालती उसी सितमगर का ख्याल आता। शाम से पहले वो जाने किस आस में घिरकर अम्मा से कहने लगी, अम्मा, राजा को मालूम तो हो कि उसका बेटा हुआ है। अम्मा ने चौंक कर उसे देखा, फिर पुरसोच अंदाज में सर हिलाते हुए बोली, हाँ मालूम तो हो उसे, शायद इसी बहाने ही, लेकिन कौन बताए उसे। आप चली जाए ना। मैं? हाँ अम्मा, और कौन है। और अम्मा तो यही चाहती थी कि किसी तरह वो अपने घर में बस जाए। उसकी खातिर वो जेठ जेठानी के सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा भी कर सकती थीं, और दो एक बार उन्होंने इससे कहा भी था कि अब उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा, लिहाजा वो जाकर इन्हें सही सूरत हाल बताएंगी। लेकिन वो नहीं मानी थी, और अब वो खुद जाने को कह रही थीं, तो उन्होंने ज़्यादा पसोपेश नहीं की। उसी वक्त पड़ोस में से जाहिदा को बुलाकर उसके पास बिठाया और बुरका संभालते हुए निकल गईं। कहाँ जा रही हैं तुम्हारी अम्मा? जाहिदा इन्हें इतनी उजलत में निकलते देखकर उससे पूछने लगी। मेरे ससुराल, दादा दादी को पोते की खुशखबरी सुनाने गई हैं। इसके लहजे में छुपे तंज को जाहिदा क्या महसूस करती, उल्टा मुतजस्सिस सी होकर बोली,
फिर तो तुम्हारे सास ससुर अब भी भागे आएंगे। नहीं, वो कुछ दूसरे किस्म के लोग हैं। रिश्ते नाते उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखते। फिर तो तुम्हें इन्हें इत्तला भी नहीं भिजवानी चाहिए थी। मैंने अपना फ़र्ज़ समझा, आगे उनकी मर्ज़ी, खुश हों या ना खुश, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। वो बहुत सोच कर जवाब दे रही थी, क्योंकि अम्मा ने जो कहानी सुनाई थी वो भी इससे मुतफिक थी कि इसका मियाँ बाहर गया हुआ है, सास ससुर का सलूक ठीक नहीं, वगैरह वगैरह। तुम्हारा मियाँ तो खुश होगा ना? हाँ हाँ, वो क्यों नहीं खुश होगा। मैं ज़रा चलने फिरने के काबिल हो जाऊँ, फिर उसे ख़त लिखूँगी। वो नज़रें चुरा कर बोली और गर्दन मोड़कर बच्चे को देखने लगी, तो ध्यान आप ही आप उस घर की तरफ चला गया। जाने अम्मा के साथ वो लोग क्या सलूक करेंगे, उसने सोचा। फिर फ़ौरन सर झटक कर जाहिदा को देखकर बोली, पता नहीं अम्मा ने मेरे लिए कुछ पकाया भी है या नहीं, मुझे भूख लग रही है, मैं देखती हूँ। जाहिदा उठकर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद उसके लिए हलवा गर्म करके ले आई, तो वो तकिए के सहारे ज़रा सी ऊंची हो गई। फिर उसने अपना ध्यान बटाने की खातिर जाहिदा से इधर उधर की बातें छेड़ दी। दरमियान में एक लम्हा के लिए भी खामोशी छाई, तो वो फ़ौरन दरवाजे की तरफ देखने लगती। लाशऊरी तौर पर शिद्दत से अम्मा की मुंतज़िर थी, और शायद दिल खुशफहम को कुछ उम्मीद थी कि उसके लिए ना सही बच्चे की खातिर ही शायद वो खुद में इतनी जुर्रत पैदा कर ले कि सोने चांदी की दीवारों को ठोकर मारता हुआ चला आए। जब शाम ढल चुकी थी तब मम्मा वापस आईं, और गो के उनके चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो बहुत कुछ समझ गई। फिर भी कितनी देर तक उनके पीछे देखती रही। क्या हुआ खाला, इसकी सास आई नहीं? जाहिदा ने अम्मा से पूछा तो वो चौंक कर देखने लगी। नहीं, अम्मा मुख्तसर जवाब देकर बुरका तय करते हुए स्टोर में चली गईं। फिर वापस आकर इससे पूछने लगीं, तुमने कुछ खाया? उसने इस बात में सर हिला दिया। फिर अम्मा महज जाहिदा को सुनाने की खातिर कहने लगीं, बता आई हूँ तुम्हारे सास ससुर को, पोते का। सुनकर खुश तो हुए, लेकिन आने का कुछ नहीं बोला। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। बज़ाहिर उकता कर बोली, मर्जी उनकी, आए ना आए। फिर जाहिदा के जाते ही वो अम्मा से पूरी तफसील सुनने को बेताब हो गई। जैसे ही अम्मा बाहर का दरवाज़ा बंद करके वापस अंदर आईं तो उसने सवालों की बौछार कर दी। क्या हुआ अम्मा, राजा से मुलाकात हुई? क्या कहा इसने? और बेगम? बस कर बेटी, मत नाम ले उनका। अगर उनमें ज़रा सी भी इंसानियत होती तो पहले तेरे सर पर हाथ रखते। उसकी बेताबी समझते हुए अम्मा का दिल दुख से भर गया। रुंधी हुई आवाज़ में टोक कर कहने लगीं, अब तो बस यही कहूँगी कि भूल जाओ सब, क्योंकि सैफ की शादी हो चुकी है। बहू बेगम सारे में इठलाती फिर रही थी। अम्मा, होठों के बेआवाज़ जुनबश के साथ वो सन्नाटों में चली गई, और अम्मा रोते हुए बताने लगीं, मुझे देखते ही सैफ भाग गया, तो मैं बेगम और साहब के कमरे में चली गई। इन्हें पोते का बताया, जिस पर बेगम ने सख्त नागवारी का इजहार किया। सो इल्ज़ाम लगाए, ज़रा खुदा का खौफ नहीं उस औरत को, और खुदा भी पता नहीं कैसे ऐसे ही लोगों पर मेहरबान रहता है। उसने ज़िंदगी में पहली बार अम्मा को शाकी होते देखा तो उसकी आंखें छलक गईं। सन्नाटों से निकल कर बोली, नहीं अम्मा, खुदा उन पर मेहरबान नहीं होता, रस्सी दराज करता है। जब खींचेगा तो सारा ज़माना देखेगा। सब दिल बहलावे की बातें हैं। अम्मा हद दर्जा मायूस थीं, और वो अब मायूसियों से निकल रही थी, क्योंकि पहलू में उम्मीद की किरण जगमगा रही थी। झुककर उसकी पेशानी चूमते हुए बोली, आप क्यों दिल छोटा करती हैं अम्मा? मैं अपना मामला खुदा पर छोड़ चुकी हूँ, और वो बेनियाज ज़रूर है, बेखबर नहीं। मेरी ताकत से बढ़कर मुझे नहीं आजमाएगा। बस आप आंसू पोंछ लें। इस घर में खुशी उतरी है। मैं माँ बनी हूँ, बेटे की माँ, और आप आंसुओं के चिराग चला रही हैं। अम्मा ने फ़ौरन आंसू पोंछ डाले और मुस्कुरा कर बोली, अल्लाह मुबारक करे तुझे ये खुशी, और इसकी हज़ारों लाखों खुशियाँ देखो। उसने अम्मा को आंसू बहाने से रोक दिया, और ख़ुद उसके आंसू कहीं अंदर ही अंदर जमा होते रहे। उस रात वो एक पल को नहीं सो सकी थी। कभी गुज़िश्ता को सोचती और कभी आने वाले दिनों को। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे पहाड़ से ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। अम्मा कह रही थी भूल जाओ सब, और ये कैसे मुमकिन था भला? सोच सोच कर इसका दिमाग फटने लगा था। अगले रोज़ नाश्ते वगैरह से फारिग होकर अम्मा सौदा साल फलाने बाजार गई थी कि साहब आ गए। क्योंकि दरवाज़ा खुला था इसलिए वो सीधा अंदर चले आए। वो इन्हें देखकर कुछ सहम सी गई और नकाहत के बावजूद उठकर बैठ गई। तुम्हारी अम्मा कहाँ हैं? उन्होंने इधर उधर देखते हुए पूछा। यहीं बाजार तक गई हैं, अभी आ जाएंगी। वो सर झुकाए बैठी थी। दर्जीदा नज़रों से इन्हें आगे आते और फिर अम्मा की चारपाई पर बैठते देखा। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहने लगे, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। क्या ज़रूरत थी इस तरह चोरी छुपे तुम्हारी शादी करने की? कम अज़ कम मुझे तो बताया होता। अम्मा बताना चाहती थी, लेकिन राजा, मेरा मतलब है सैफ, उसे खदशा था कि आप लोग हरगिज़ ये शादी नहीं होने देंगे। वो ना माकूल। अचानक गुस्से में आकर उन्होंने इसी कदर कहा और फ़ौरन खामोश भी हो गए, जैसे खुद पर जब्त कर रही हों।
फिर कितनी देर बाद गोया हुए। बहरहाल जो भी हुआ अच्छा बुरा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बताओ तुम क्या चाहती हो। जी। वो नासमझी के आलम में देखने लगी तो वो कुछ रुक कर बोले, देखो बेटा, ये तो हो नहीं सकता कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं, क्योंकि सैफ की शादी हो चुकी है, और ना मैं तुम्हें ये मशवरा दे सकता हूँ कि सैफ के हवाले से किसी अच्छे वक्त का इंतज़ार करो, बल्कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंको। मैं खुद तुम्हारी किसी अच्छी जगह शादी करूँगा। ताया अब्बा वो एकदम सन्नाटे में आ गई। मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, आगे पहाड़ सी ज़िंदगी, और अम्मा कब तक तुम्हारा साथ देंगी। बस करें ताया अब्बा, मुझ में मज़ीद बर्दाश्त का हौसला नहीं है। जब्त करते करते भी वो फट पड़ी। आपको अगर मुझ पर मेहरबानी करना ही है तो मेरे बच्चे को इसका बाप ला दें, और कुछ नहीं मांगती मैं। समझो इसका बाप मर गया। इकलौते बेटे के बारे में कहते हुए उनका अपना कलेजा फट गया। सर झुकाए इतने बेबस नजर आ रहे थे कि वो कितनी देर तक इन्हें देखे गई, फिर अपनी जगह से उठकर उनके पास आकर बैठी और बहुत आहिस्ता से उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैं कुछ नहीं मांगूंगी ताया अब्बा, बच्चे का बाप भी नहीं, लेकिन उसे ज़िंदा रहना चाहिए। मुझसे पूछें, इतने बीमार नहीं फलाखर होने के बावजूद अब्बा मियाँ कितना मजबूत साहिबान थे हमारे लिए। उन्होंने इसकी तरफ देखना चाहा लेकिन देख नहीं सके, तो उसके गिर्द बाजू का हल्का बनाकर उसे सीने से लगा लिया। वही महक थी जो अब्बा मियाँ के शफीक सीने पर सर रखकर वो अपने अंदर उतारती थी। उसकी आंखों से कतरा कतरा आंसू टपकने लगे। रोते नहीं बेटा, अपने सीने पर नमी महसूस करके उन्होंने इसका सर थपक कर टोका। तभी बच्चे ने रोकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो वो उसे छोड़कर बेख्तियार उसकी तरफ लपके और उसे हाथों पर उठा लिया। वो हथेलियों से आंखें रगड़ कर देखने लगी। बिल्कुल अपने बाप पर गया है, लेकिन इसे उस जैसा नहीं होना चाहिए। क्यों बेटा? माहौल खुशगवार बनाने की गर्ज से उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में उससे कहा, तो इस बात में सर हिलाते हुए वो ज़रा सा हंसी, फिर ख्याल आने पर फ़ौरन उठते हुए बोली, आप बैठे ताया अब्बा, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, ये चाय का वक्त नहीं है, तुम आराम करो। उन्होंने बच्चे को इसकी जगह पर लेटाते हुए चाय के लिए मना किया, फिर उसके पास आकर बोले, तुम्हारी अम्मा पता नहीं कब आएंगी। खैर मैं फिर आऊँगा, तुम अपना ख्याल रखो, और हाँ ये रख लो। जेब से लिफाफा निकाल कर इसके हाथ में थमाया और फिर आने का कहकर चले गए। तो कुछ देर तक वो उनके पीछे नजरें जमाए खड़ी रही, फिर अपनी जगह पर नींद दराज होते हुए लिफाफा खोलकर देखा। इतने बहुत सारे सुर्ख सब्ज नोट फिसलते चले आए थे। कुछ उसकी गोद में गिरे, कुछ चरपाई के नीचे, और अभी वो समेट रही थी कि अम्मा आ गईं। हाँ, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अम्मा उसके सर पर आन खड़ी हुई तो वो ऐसी ही पुरसोच नज़रों से इन्हें देखकर बोली, ताया अब्बा आए थे, वही दे गए हैं। कब आए थे? अम्मा अपनी कुर्सी करीब घसीट कर बैठ गईं। आपके जाने के थोड़ी देर बाद ही आए थे। काफ़ी देर बैठे रहे, फिर आने को कह गए हैं। कुछ कह रहे थे, मेरा मतलब है पोते को देखा। अम्मा जो मालूम करना चाह रही थी वो अच्छी तरह समझ रही थी, इसलिए उनकी बात के जवाब में पहले इस बात में सर हिलाया, फिर कहने लगी, अम्मा ताया अब्बा आए थे और आते रहेंगे, लेकिन मेरे मामले में वो बिल्कुल बेबस हैं। और अम्मा, आपको तो पहले से मालूम था कि अपने घर में उनका बस नहीं चलता, इसलिए अब आप इन्हें कोई इल्ज़ाम नहीं दीजिएगा। लो, मैं क्या इल्ज़ाम दूंगी, बल्कि मुझे खुशी हो रही है कि पोते की कशिश इन्हें खींच लाई। इसी तरह अल्लाह चाहेगा तो एक दिन इसका बाप भी आ जाएगा। अम्मा की आंखें चमकने लगी थीं। यूं ही वक्त गुजरता चला गया। यूं लगता था जैसे इसकी और अम्मा की बेआबो रंग जिंदगी में कुछ रंग भरने के लिए ऊपर वाले ने इसकी गोद में बच्चा डाल दिया था। उसी के दम से रौनक थी। सारा सारा दिन वो और अम्मा उसके साथ लगी रहती। फिर हर तीसरे चौथे रोज़ कुछ देर के लिए ही सही ताया अब्बा आ जाते थे, और जब से उन्होंने आना शुरू किया था उसे माहाना खर्च भी देने लगे थे। इसलिए गम रोज़गार से निजात मिल गई थी, और एक तरह से अम्मा की बात भी रह गई थी। जो उन्होंने मोहल्ले वालों से कहा था कि इसका मियाँ बाहर गया हुआ है, अब सब भी समझने लगे थे कि वो बाहर से उसे खर्च भेज रहा है। बहरहाल बहुत सारी फ़िक्रों से निजात के बावजूद असल फ़िक्र अपनी जगह मौजूद थी। अम्मा और ताया अब्बा दोनों का ख्याल था कि उसे सैफ से तलाक दिलवा कर किसी और जगह इसकी शादी कर दी जाए, और वक्तन फ़ौक्तन दोनों इसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वो इस बात के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी। एक तो उस सितमगर की मोहब्बत दिल से निकाल नहीं पाई थी, दूसरे बच्चे का ख्याल था कि सगे बाप ने नहीं अपनाया तो सौतेला तो फिर सौतेला होता है, और इस बात पर अम्मा भी खामोश हो जाती थी। बच्चा पाँव पाँव चलने लगा तो अक्सर बाहर जाने के लिए मचलने लगता था। उस रोज़ उसके मचलने पर वो खुद ही उसे ले जाने पर तैयार हो गई। पड़ोस में जायदा की शादी थी। उसने सोचा बच्चे के और अपने लिए एक सूट ले लेगी। इस ख्याल से मार्केट चली गई। कोई 1.5-2 घंटे शॉपिंग में लग गए। वापस आई तो दरवाजे पर ताया अब्बा की गाड़ी देखकर कुछ मुतहर्ष सी हो गई, क्योंकि वो अक्सर शाम में आते थे। दोपहर में इनकी आमद पर उसकी परेशानी फितरी थी।
तेज कदमों से अंदर आई तो अम्मा के पास बेगम को बैठे देखकर ठिठक गई और फौरन वापस पलटना चाहती थी कि अम्मा ने पुकार लिया, इधर आओ कलसूम, थक गई हूँ अम्मा, लेटूंगी। उसने वहीं से कहा और बच्चे को लिए हुए दूसरे कमरे में आ गई। अम्मा पास बच्चा इसकी गोद से निकलने लगा तो उसने डांट कर उसे लिटा दिया और खुद इधर से उधर टहलने लगी। बेगम की आमद बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए बेचैनी से इनके जाने का इंतज़ार करने लगी ताकि अम्मा से पूछ सके। पता नहीं कब से आई हुई थी। कोई आध घंटे बाद बरामदे में उनकी आवाज़ सुनाई दी तो वो दरवाजे की झरी से देखने लगी। अम्मा इन्हें छोड़ने बाहर तक जा रही थी। फिर जैसे ही अम्मा पलट कर बरामदे तक आई, वो कमरे से निकलकर उनके सामने आ गई। क्यों आई थी और इन्हें हमारे घर का पता किसने दिया? उसके तपे हुए लहजे को अम्मा ने कसदन नज़रअंदाज कर दिया। तुम्हारे ताया ने दिया होगा, और कौन देगा? किस लिए आई थी? वो चीख पड़ी। और आपने इन्हें अंदर आने क्यों दिया? भूल गई आप किस तरह उन्होंने हमें घर से निकाला था? नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूली। फिर क्या दरवाजे से लौटा देती? क्यों लौटाती? अरे जब तुमने ताया को नहीं लौटाया था तो मैं उसकी बीवी पर कैसे दरवाज़ा बंद कर दूं? उसकी जरा पर अम्मा को भी गुस्सा आ गया, उल्टा उसे लताड़ने लगी। और तुमने कौन सा ताल्लुक तोड़ लिया इनसे? ताया की मेहरबानी पर खुश हो और इसकी बीवी आई है तो नागवार गुजर रहा है। क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ नहीं कहना मुझे, अम्मा खफगी से कहती हुई कमरे में चली गई तो कदरे तोकफ से उनके पीछे भागी आई और उनके पैरों के पास घुटने टेकते हुए आजिज़ी से बोली, अम्मा मुझे परेशान नहीं करें, साफ साफ बताएं, बेगम क्यों आई थी? अम्मा कुछ देर तक उसे देखती रहीं, फिर उसके चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए बोली, तुमने अपना मामला खुदा पर छोड़ दिया था बेटी, और तुम्हें यह भी यकीन था कि वो तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। तो अब समझ लो वही बेगम को तुम्हारे दर पर ले आया है। आगे तुम्हारी मर्जी, चाहो धुतकार दो, चाहो तो। अम्मा, वो उनके घुटनों पर पेशानी रखकर रोने लगी। ये सारे इम्तहान मेरे ही हिस्से में क्यों आए हैं? इम्तहान से क्यों घबराती हो? बर्दाश्त की ताकत भी तो दी है उसने फ़ौरन सर ऊंचा करके धुलाई आंखों से अम्मा को देखा, फिर कदरे सहम कर पूछने लगी, क्या हुआ है? राजा तो ठीक है ना? अम्मा ने ज़रा सा सर हिलाया, फिर अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ करते हुए बोली, जाओ मुंह हाथ धो लो। नहीं अम्मा, पहले मुझे असल बात बताएं, आप कुछ छुपा रही हैं। वो इनके बात करने पर ठिठक कर बोली, मैं कुछ नहीं छुपा रही, मेरे सर पर हाथ रख कर कहें। उसने अम्मा का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा तो वो फ़ौरन खींचते हुए बोली, ये क्या कर रही हो? फिर आप बताती क्यों नहीं? क्या बताऊं? अम्मा की आवाज़ भरा गई, आंसू बेख्तियार छलकने लगे, जिन्हें दुपट्टे में जज्ब करते हुए बोली, कोई 2 महीने पहले तुम्हारे ताया ने सैफ के एक्सीडेंट का बताया था, बहुत चोटें आई थीं, फिर अल्लाह ने ज़िंदगी तो बख्श दी लेकिन बच्चा बेचारा आंखों से महरूम हो गया। अम्मा, उसके हाथ की गिरफ्त अम्मा की कलाई पर सख्त हो गई और बेख्तियार इन्हें झंझोड़ कर बोली, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारे ताया ने मना किया था, उनका ख्याल था ठीक हो जाएगा, फिर तुम्हारे पास लेकर आएंगे। 2 ऑपरेशन हुए लेकिन, और इसकी बीवी, वो उसी वक्त छोड़ गई थी जब मालूम हुआ वो बिनाई खो चुका है। हालांकि डॉक्टरों ने उम्मीद दिलाई थी कि ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन इसने इंतज़ार नहीं किया। सब हमारी तरह तो नहीं होते अम्मा। उसे हकीकतन बेहद दुख हुआ था, लेकिन अंदर जो इतनी ढेर सारी तलखी भरी थी उसे भी होंठों तक आने से नहीं रोक सकी। अम्मा ने बेहद खामोश नज़रों से उसे देखा और एक बार फिर मौजू बदल गई। अच्छा जाओ मुंह हाथ धो लो, मैं खाना निकालती हूँ। लेकिन आपने बेगम की आमद का मकसद तो बताया नहीं। अब क्या बताने को बाकी है? जाहिर है अपनी बहू और पोते को लेने आई थी। अम्मा के झुंझलाकर कहने पर वो हंस पड़ी, फिर उठते हुए गहरी सांस खींचकर बोली, हाँ, बंधे राजा के लिए महलों की रानी तो मिलने से रही। कलसूम, अम्मा ने ऐसी मलामत अमेज नज़रों से देखा कि वो सचमुच कट कर रह गई। फिर जाहिर है फैसले का इख्तियार उसे था और इख्तियार के बावजूद वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। समझ में नहीं आता था क्या करे। इस तमाम अरसे में पहली बार कभी उसकी मोहब्बतों को सोचती और कभी कजादाइयों को। दर हकीकत तो ये है कि कजादाइयों का पलड़ा भारी था, फिर भी वो हार गई, इसलिए कि अपने सारे जज्बे उसके नाम लिख चुकी थी। वो मोहब्बत करेगी तो उसी से और नफ़रत भी उसी से होगी, और जब अपने मनफी व मस्बत जज्बों समेत उस तक आई तो पहले मरहले पर ही इसका हाथ थाम कर बोली, राजा, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, इतनी शदीद नफ़रत कि तुम सोच भी नहीं सकते। फिर आई क्यों हो? उसने अफसरदा सी मुस्कुराहट के साथ कहा तो उसका हाथ अपनी भीगी पलकों से लगाकर बोली थी, इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत भी ऐसी ही शदीद करती हूँ। ये नावल आप सबको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी तफसीली राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।